में नहीं होगी। पॉसिबिलिटी ये है कि पूरे वीक में शायद मजबूरी हो तो कोई एक क्लास हो सकती है, वो अनाउंसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही कर देगी, वन डाउट मैटर। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो पहली बार आप स्लॉट सेलेक्ट करके आएंगे, जिस तरीके से नॉर्मल पहले आप सेलेक्ट करते थे, और जो स्लॉट आप सेलेक्ट करेंगे आपके पास अवेलेबिलिटी ऑप्शन ही शाम की होगी। सही है। अब दूसरे नंबर पर मशवरा मैंने ये दिया है, जो मुझे बाकी लोगों से भी मिला है, कि शाम का मतलब 7 से 10 नहीं है, शाम का मतलब 4 से 7 या 5 से 8 इस तरीके के ऑप्शन हैं। 5 से 8 और 7 से 10 वाले जो स्लॉट्स हैं पुराने वाले, वो तो वैसे ही हैं, उनका तो मसला है नहीं। तो आप लोग भी ना थोड़ा सा अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस रखें। वो क्या है कि सारी सहूलियत मौजूद है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, जिसके बगैर कुछ नहीं चल सकता। बोलते हैं ना एक सेंटर पॉइंट, ये रीढ़ की हड्डी क्या है आपके लिए, वो नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, अगर वो है तो सब कुछ है। आप लोग github.com/university पाएँ, यहाँ पर एक रैपो लिखी है, इसका नाम है लर्न एजेंटिक। इस पर हम आते हैं। लर्न एजेंटिक पे तमाम स्टेप्स बहुत अच्छे से मेंटेन है, स्टेप नंबर 1, 0, 2, 3, और साथ साथ यहाँ पर एक रीडमी भी है जिसमें सारी डिटेल लिखी है। तो अगर आप कैपेबल हैं तो इसी फर्स्ट स्टेप में ये सिलेबस का लिंक है, सबसे पहला वाला। जब आप आएंगे ना स्क्रॉल करते हुए, ये हेडिंग के साथ सिलेबस का लिंक है। जो सारी हमारी की है ना वो सिलेबस में। इसकी रीज़न ये, आप यूट्यूब पे जाएँ, इंटरनेट पे जाएँ, आपको कंटेंट इतना मिलेगा कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ पे टाइम लगाएं कहाँ पे नहीं लगाएं, टाइम तो लिमिटेड है ना। हमारे पास 50 साल तो नहीं है पढ़ने के लिए। अगर 50 साल नहीं तो शुरू में हमें वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिससे हम मार्केट में चले आए, फिर हम पढ़ते रहेंगे आस्ता आस्ता। एक बार मार्केट में होंगे, पढ़ना तो रेगुलर है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन इनिशियल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए तो आगे की कहानी चल जाएगी। तो ये सिलेबस है। अब शुरू में क्योंकि अब आप लोग बिगनर नहीं रहे, आप लोगों को एटलीस्ट पाइथन आती है। एक शर्त है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप पढ़ते हैं तो आप 100% कभी भी नहीं पढ़ सकते। इसकी रीज़न ये है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें और कितनी चीज़ों को हम याद रखें। आपके पास अगर अच्छी स्किल्स हैं तो आपके पास सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। मतलब आप जब कोडिंग करने जा रहे हैं तो आपको खुद ही पता है मुझे काम कैसे करना है। जब भी हम प्रिंसिपल सिखाते हैं, प्रोग्रामिंग के पैराडाइम सिखाते हैं कि जब आपको कोई कोड लिखने को बोले तो आप खुद ही सोच लें उस कोड को किस तरतीब के साथ हमें लिखना है। तरतीब हमें क्लियर है। अब सवाल ये आता है, चलो तरतीब हमें पता लगी, लेकिन जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने माइंड में चीज़ों को रट्टा लगा कर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने काम नहीं करेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई आपके पास प्रोजेक्ट हो, ताकि आपके पास रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने हो। ये काम हम Q2 में ऑलरेडी कर चुके हैं। Q2 में ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाने का जो सबसे मेन मकसद था वो ये था कि आप बिजनेस माइंडसेट से थिंकिंग स्टार्ट कर दें। मैं अगेन बता रहा हूँ, बिजनेस का मतलब खरीदना बेचना नहीं है, बिजनेस का मतलब किसी काम का प्रोसेस। अगर रोटी वाले की दुकान पे भी जाता है, उसका प्रोसेस है ना कि इस तरीके से रोटी बनेगी, इस तरीके से कस्टमर आएगा, यहाँ पैसे देगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। इस प्रोसेस को हम बिजनेस बोल रहे हैं। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं तो जाहिर है उस एप्लीकेशन में आप किसी प्रोसेस के तहत एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं। अगर कस्टमर आ रहा है तो उसके पास प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा है, पीछे के इन्वेंट्री में डेटा रखा हुआ है, वहाँ से प्रोडक्ट आ रही है, वो शिपमेंट हो रही है, पे हो रहे हैं, घर पे प्रोडक्ट पहुँच रही है, इन्वेंट्री से हम प्रोडक्ट मैनेज कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट खत्म हो रही है तो उसको रीस्टॉक कर रहे हैं, दोबारा बाइंग कर रहे हैं। तो ये सारी जो थिंकिंग मैथोडोलॉजी ये बिजनेस है। जब आपको बिजनेस क्लियर होगा तो आपको ये पता होगा कि जब मैं टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ, इसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करनी है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर मैं कहीं दुकान पे जाता हूँ, प्रोडक्ट बाय करता हूँ, तो अगर मैं कोडिंग की नज़र से सोचूं तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला फंक्शन है, ये तो मैं बाय कर रहा हूँ, ये वाली क्लास होगी, सामने वाला जो मुझे प्रोडक्ट दे रहा है इस तरह का वेरिएबल होगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है। मतलब थिंकिंग आपका जो बिजनेस है वो टेक्निकल पर्सपेक्टिव से क्या होगा। तो जब आप किसी बिजनेस पर्सन से बात करें तो आप उससे टेक्निकल बात नहीं करें, आप उससे बिजनेस स्टाइल में बात करें। आपके माइंड में मैपिंग कोडिंग की हो रही होगी, टेक्निकल हो रही होगी, लेकिन उसके पास आप बात कर रहे होंगे। अब आपके सामने पेन चल रहा है, प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से कौन सा वाला सिंटेक्स लगा हुआ है इसमें? लूप। क्या लगा हुआ है? लूप। कौन सा लूप लगा हुआ है? वाइल लूप लगा हुआ है ना। यस सर। तो अगर इस तरीके का कोई टास्क होगा जो कंटिन्यूसली रन हो रहा होगा, आपको पता है मुझे वहाँ पे वाइल लूप लिखना है।
समझ रहे हैं? मतलब इसको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा आप गोल घूमो, वो गोल घूमता जा रहा है, वो ऑर्केस्ट्रेट खुद हो रहा है, अपने आपको खुद ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। इसी तरीके से आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर करा खाना, तो आपको पूरा माइंडसेट क्लियर है कि क्या प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को कॉल कर रहा है तो वो क्या है, क्या है, एपीआई। दूसरा सिस्टम जो है वो सर्वर है, हमारा सिस्टम क्लाइंट है। दोनों सर्वर भी हो सकते हैं, उसके नहीं वो क्लाइंट, उसके नहीं वो क्लाइंट। सही है? तो इस पर्सपेक्टिव से जब हम थिंकिंग करेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। अब इसके अलावा आप लोग अभी जिस एनवायरमेंट में बैठे हुए हैं, बड़ी खतरनाक गर्मी में बैठे हुए हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। पुराने अगर हम दुनिया में जाएं, जब पंखे नहीं होते थे इस तरीके वाले, उस वक्त भी तो लोग पढ़ते थे। जब ये चीज़ें हमारे पास नहीं थी, जो ट्रैवल आप करके आ रहे हैं, 100 लोग मोटा में सफ़र करते थे, तो गर्मी तो उस वक्त भी थी, हालात तो उस वक्त भी थे। अब ये फ़र्क है कि हमारे पास जब चीज़ें हैं तो हमें उसका इस्तेमाल करना है, हम उसके बगैर रह नहीं सकते। ये बेवकूफ़ी होगी कि पंखा है और मैं पंखा नहीं चलाऊँ, क्योंकि जब चीज़ मौजूद है, सहूलत मौजूद है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ना होने पे हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए कि नहीं। इसका सिंपल सोल्यूशन है, जब आपको स्लॉट सेलेक्ट करने को मिलेगी तो आप सुबह वाले स्लॉट सेलेक्ट नहीं करें, आप शाम वाले करें, और प्रोबेबिलिटी है सुबह वाली देंगे भी नहीं। आप शाम वाले स्लॉट सेलेक्ट करें तो आपकी टेंशन ही ना हो ये वाली। अगर किसी की जॉब है, कोई जिम्मेदारी है, हमारी वीक में एक क्लास होती है, वीक में एक क्लास होती है, और इस एक क्लास में जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं, ये सर्जिया की रिसर्च है, इसमें कोई एहसान नहीं है, सर्जिया पाकिस्तान की नहीं कर रहे हैं, आप हो ना हो सर्च करेंगे, एक बंदा भी बैठेगा सर्च भी करेंगे, उनको करना है। तो आपके पास अगर ये सिलेबस है तो मामला यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस टाइमिंग पर आ रहे हैं, आप अपनी सेहत देखें, अपने सर्कमस्टेंसेस देखें, कहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, जो इस वक्त डिसीजन मेकर बनी है एआई, कौन कौन सी है वो? एनवीडिया का शेयर कितने में जा रहा है? कितने का शेयर है? 132 का एक शेयर है, और टोटल कितने पॉइंट्स हैं इसके शेयर के? एनवीडिया $3.24 ट्रिलियन। ट्रिलियन में कितने डिजिट होते हैं? 12 जीरो होते हैं, ऐसा ही ना? तो 3.24 ट्रिलियन मतलब 3 के आगे 12 जीरो लगने थे, तो इन्होंने ट्रिलियन लिख दिया 12 जीरो की जगह, और वो भी डॉलर में। जब उसको हम पाकिस्तानी रुपए में लाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 280 से, जो 275 समथिंग से, ठीक है? तो उसका मतलब 3 जीरो, अब 12 जीरो नहीं लगे हुए अभी, अगर हम लगाएंगे तो हमें 15 जीरो लगाने पड़ेगा, और मल्टीप्लाई भी फिर करना पड़ेगा, 15 लगाने पड़ेंगे या 14 लगाने पड़ेंगे, 14 जीरो लगाने पड़ेंगे, और 3 की जगह 9 लिखना पड़ेगा, समझ रहे? तो हमारे लिए कितना हो जाएगा? 900, 2 जीरो लगाया, 3 के आगे कितना होगा? 300, मल्टीप्लाई करा 3 से कितना होगा? 900 ट्रिलियन हमारे लिए। तो ये एक कंपनी है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, ओपन एआई है, गूगल है, ये सारी कंपनी इस वक्त बात कर रही हैं, कह रही हैं $1 ट्रिलियन की ये मार्केट है एआई की। तो जो सफर में आप पार्ट है ना, आप अभी ये नहीं देखें इस वक्त आप क्या है, आपके देखें आपके सामने टेक्नोलॉजी क्या है, जॉब पढ़ रहे हैं। तो अगर अभी भी आपका माइंड सेट है कि ये सारी टेक्नोलॉजी पढ़कर हमें क्या करना है ये नहीं पता, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पास हर चीज़ प्लेट में रखी है, और अगर आपका कोई पाकिस्तान से बाहर जाने वाला है, आप उसके सिलेबस का लिंक भेज दें, बता दें सर्जिया ने बताया, लिंक चेक कर लो। अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास grok.com पे जाए, grok.ai पे जाए, grok.com पे, या जीपीटी के पास जाए, उसको सिलेबस का लिंक दे दें, पूछ लें सिलेबस की कितनी बढ़ती है। सिंपल है। मैं बिल्कुल फ्रेश विंडो में आ रहा हूँ, ये पता है
वो इधर दे पानी, इधर दे। जानी ना आंटी भी कोई ना किसके लिए सड़ी बच्चे जू जेते बात दे रही उसकी पंखे में लग जाता है बड़ा जिंदगी बड़ा हुआ है दूसरे अंदर ना रहते तो बड़ा जिंदगी बड़ा हुआ है वो ये टूट गया इसके जिम्मेदार कौन है कोई गला खराब गले की माँ पे नहीं इतना पानी भर के लाना पड़ेगा Sabulin na tayo sa mga siya. Sabulin na ba eh? Sabulin. Mana ba? Mga dati bawa ba si telepono ko na pa sa na. Ito mga sisir tanong sisir naman sa So why ba dala sa na? may wala tayo patron sisir ay ko. Na ka. Yan na just Bas niya ang naman ba. ये क्लास पास ले लो Ang naman ko kung बोलने नहीं क्या आ गया तो ये जस्ट एक एस्टिमेट दे रहा है आपको, कितना दे रहा है ये छोटा सा एस्टिमेट दे रहा है। और यहाँ पर क्या दे रहा है रियलिस्टिक, रियलिस्टिक के साथ में लिख रहा है। कितने में जाएगी अगर आपके पास स्टार्टअप है तो 1 million plus. ये डेटा आप लोगों को क्यों पता होना चाहिए ताकि आप लोग उल्टी सीधी हरकतें नहीं करें पढ़ने के बाद। आपको ये पता हो कि क्या गोल है, क्या माइंडसेट है, क्या चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी वर्थ क्या है। समझ रहे हैं? आपके पास जो हम ये यहाँ पर कोर्सेज करा रहे हैं, हमारा कदर मकसद नहीं है कि आपको कुछ पढ़ा के घर भेज दें या आप जाके जॉब करें। अगर हमें आपसे जॉब करवानी होती ना, हम 4 महीने का एक छोटा सा कोर्स करा के आपको भेज देते। ना हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, ना आपको परेशान होने की ज़रूरत है। अगर आपको बिठा के बार बार कंटिन्यूसली पढ़ाया जा रहा है, पूरा एक सर्कमस्टेंसेस बनाया जा रहा है, एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, आपको माइंड ट्रेन करा जा रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए कि आप अपनी प्रोडक्ट बनाएं। अब आपने अपनी तरफ से स्टेप लेना, हम तो अपनी तरफ से ले चुके हैं। आपने अपनी तरफ से सही सोचना है, सही थिंकिंग लड़ानी है, सही बारे में आपको मालूम है। लेकिन उस सही का मतलब है कि आपने क्या गलती नहीं करनी, आपने डायरेक्शन से मिस नहीं होना। जो डायरेक्शन है वो वहीं की वहीं रहे, जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या चीज़ें बनाएंगे, क्या हमारा माइंडसेट होगा, क्या स्टार्टअप होगा। यहाँ पर हम आ रहे हैं इस लिंक के ऊपर, और इस लिंक के ऊपर आकर सबसे पहला जो हमारा, ये आप लोग भी अपने पास डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लें। हम लोग github.com/university पर आए और उसमें लर्न एजेंटिक को ओपन करिए। उसी के पहले ही डायरेक्ट ओपन करने के बाद उसी रेडी में अपने अपने पास ओपन कर लें। भेज जा राजा। अब इसमें हम कहाँ पे जा रहे हैं आज की क्लास में जो हम ओपन करेंगे, हमें कौन कौन से steps ओपन करने हैं यार। तो ये तो सारी आपके पास टेक्नोलॉजी के थोड़ा जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऊपर से यहाँ तक हम ओपन करें AI एजेंट फर्स्ट। AI एजेंट फर्स्ट का पर्सपेक्टिव क्या है कि जो आपका सेंटर है, जिसका आपका सारा फोकस है, वो एजेंट्स पर है। तो एजेंट्स के सराउंडिंग बाकी चीज़ें डेवलप होगी। मेन चीज़ जो हमारा एजेंट है, मतलब जब हम कोई डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो पहले हम एजेंट बना रहे हैं, या हम इस माइंडसेट से सोच रहे हैं कि एजेंट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके बाद बाकी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पर AI एजेंट फर्स्ट का हमारा स्टेप है, और इस स्टेप के ऊपर हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन ही है। इस डॉक्यूमेंटेशन की हेडिंग है ओपन AI एजेंट्स। AI एजेंट्स की डेफिनेशन कितने लोगों को नहीं पता एजेंट्स क्या है, ठीक है। कितने लोगों को एजेंट्स की डेफिनेशन मालूम है? जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगेन से बता रहा हूँ मैं, अभी जिस एनवायरनमेंट में आप बैठे हैं, आपको थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी, आपको क्लास समझ नहीं आएगी।
फ़ायदा नहीं है अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आपको एक्टिव रखने के लिए हैंड रेस करवा रहे हैं, ना मुझे आपके 100 से कुछ नहीं देना है। दोबारा तो मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को एआई एजेंट की डेफिनेशन पता है कि क्या है? ठीक है, अब एआई एजेंट्स हम बनाने जा रहे हैं। एजेंट का स्पेसिफिक ताल्लुक क्या है? डिसीजन, ऑटोनोमस या कोई वर्कफ्लो। वर्कफ्लो क्या है? स्टेप बाय स्टेप काम पे। अगर हम किसी शॉप पे जा रहे हैं तो शॉप पे स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है ना। अगर हम कहीं पर गए, हमने कोई ऑर्डर करा तो उसने स्टेप बाय स्टेप काम करा। उसने पहले उस ऑर्डर को रेडी करा, फिर आगे बढ़ाया, किसी ने पार्सल करा, किसी ने पेमेंट ली, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 आखिर में ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपका ऑर्डर मिल गया, जो भी आपने बाय करा, जो भी आपने खरीदा। स्टेप बाय स्टेप होता है ना, इसको हम वर्क फ्लो बोलेंगे। ये हमारा वर्क फ्लो है, पहले वाला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, आखिर में हमारा काम कंप्लीट हो गया, रिजेक्ट हो गया या मना हो गया, कुछ भी हो गया। तो वर्क फ्लो कैसे चल रहा है? स्टेप नंबर 1 ये वाला काम करना है, काम हो गया तो स्टेप नंबर 2, काम नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप है, नहीं हुआ काम, 2 ट्री बनने। फिर ये वाला काम हो गया तो नीचे वाला स्टेप है, नहीं हुआ तो वो वापस कहीं चली गया, तीसरी यहाँ से भी 2 ट्रीज बन गई। इस तरीके से ट्री बनती जा रही है और आखिर में क्या हो रहा है? काम या तो हो जाता है तो एंड हो जाता है, काम नहीं होता तो वो कहीं और चले जाता है कि काम नहीं हुआ, फिर वहाँ से दूसरी चीज़ ओपन हो जाती है कि काम नहीं हुआ तो क्या करना है। इस तरीके से वर्क फ्लो स्टेप्स में बन रहे होते हैं। स्टेट नहीं जा रहा कि 1 2 3, 2 के बाद ऑप्शन है, या तो उधर है या तो उधर है। यहाँ पर क्या है? डिसीजन। अगर काम हो गया तो इफ लगा, इफ ने कहा ट्रू तो यहाँ पे चले जाओ, इफ फॉल्स हुआ तो यहाँ चले जाओ, आगे दोबारा डिसीजन, आगे दोबारा डिसीजन। तो एक्चुअली अगर एजेंट देखा जाए तो वो भी प्रोग्रामिंग के एक वाइल लूप लगा हुआ है और एक इफ एल्स लगे हुए हैं। वाइल लूप क्या कर रहा है? हर वक्त चल रहा है, चलाता जा रहा है। इफ एल्स क्या लगे हैं? जो चला रहा है वाइल लूप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इफ ज़्यादा इफ चला तो यहाँ, ज़्यादा इफ चला तो यहाँ, ज़्यादा इफ चला तो यहाँ, एट द एंड कोई ना कोई आउटपुट आया, लूप ब्रेक हो गया। जब तक आउटपुट नहीं आया लूप चलता जा रहा है। फिर हमने कोई एक्सेप्शन लगा दी तो भाई 10 बार से ज़्यादा नहीं चले, वरना तो प्रोग्रामिंग हमारा क्रैश हो जाएगा। फिर एक बार चला, दूसरी बार चला, तीसरी बार चला, चलता जा रहा है, जब तक काम नहीं हुआ चलता जा रहा है। तो यही एजेंट है, मतलब किसी ने कोडिंग करी हुई है, सारी लूप लगाया हुआ है, फ्रेंड लगाया हुआ है, सारी चीज़ लगाई हुई है, हमें उसका फ्रेमवर्क बना के दीजिए कि आप इसको अपने पास डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, चलो। कॉन्सेप्चुअली हम क्या काम कर रहे हैं? वर्क फ्लो बना रहे हैं या तो ऑटोनोमस चीज़ें बना रहे हैं। वर्क फ्लो मतलब स्टेप बाय स्टेप, ऑटोनोमस मतलब एक ही चीज़ है वो चलती जा रही है अपने हिसाब से खुद ही, वो भी वर्क फ्लो के अंदर है हमारे पास। यही कॉन्सेप्ट आप प्रोग्रामिंग में चलाते हो, यही कॉन्सेप्ट आपको कहीं से बनना बनाया है। अब मुझे ये बताएं, सिमेंटिक या एक्चुअल स्टैटिक वर्ड। इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, जैसे एक वर्ड हो गया ABC, किसी का नाम हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन करूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ अमीन और यहाँ पर मैं लिख दूँ ऐसा, मैं कह रहा हूँ अमीन भाई आए तो उनको क्या करो, उनको पास गेट से बात रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? ABC। इसको भी गर्मी लगी चल रही नहीं, अभी आ गई नहीं देगा सेव हुआ है। कंफ्यूज बचा अब ये आधा आ गया था, पीछे हो गया। इसको गर्मी लगी। अगर आसान में है तो क्या करो? रिटर्न कर दो XYZ। तो ये डिसीजन किस पे हो सकता है प्रोग्रामिंग में? इफ एल्स ये टेस्ट पे हो सकता है, तो प्रॉपर हो सकता है। लेकिन एज ए ह्यूमन आप डिसीजन लेते हैं, आप इफ पर डिसीजन लेते हैं, क्यों? आप ना क्यों कह रहे? रीजन क्योंकि अगर अमीन ऐसे के बजाय ऐसे आ गया तो इफ एल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और किसी ने अगर अमीन ऐसे लिख दिया, चाहे वो लोअर करेक्टर आपको बोला मैं तो लोअर वाला मेथड चला दूंगा, फंक्शन चला दूंगा, तो अगर ऐसे लिख दिया तो फॉल्स हो जाएगा। और किसी ने अमीन को इस तरह से बोल दिया
तो भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब विमेन अगर ऐसा डिसीजन ले रहा होता तो वो तो फिर डॉट बिल्कुल वैसा ही मिलेगा तो वो डिसीजन लेता, अदरवाइज डिसीजन नहीं लेता। मैं किसी का नाम पुकारूँ प्यार से या थोड़ा तेज आवाज में या खींच के हर तरीके से नाम सुनना, ये क्या होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब वो बात को समझ के जवाब देना। अब इफ एल्स के पास ये पावर है, समझ सकता है ये तो बोला एज इट इज मिलेगा तो बात आगे बढ़ेगी, वरना बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ पर फंस जाता हमारा कौन एजेंट। अब एजेंट इफ एल्स तो लगा सकता है, कोडिंग है प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग बस लगा सकती है, लेकिन ये सब नहीं कर सकता। अगर कोई अमीन की जगह कुछ और बोल दे कि भाई तो वो पता परेशान हो जाएगा, उसकी क्या पता कौन टीचर हो गया, टीचर तो सोए कौन सा वाला टीचर। अगर चलें इस पर भी उसने कोई लूप लगा दिया 100 टीचर में से मैच कर लिया तो प्रोग्रामिंग तो बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, जबकि मसले का हल नहीं आ रहा। सिमेंटिक कैरेक्टर की सर्चिंग नहीं है हमारे पास। एज इट इज डॉट टू डॉट पर ढूंढ सकते हैं, भाई इस तरीके की बोतल किसी को दिखे तो बता दो, अगर किसी को थोड़ी सी भी चेंज मिली तो वो नहीं बताया, सेम मिलेगी। इस पर ब्लैक डॉट है, उस पर ब्लैक डॉट होगा तो बताएगा, इस पर ब्लैक डॉट हुआ उस पर नहीं हुआ तो नहीं बताएगा। अब ये प्रोग्रामिंग यहाँ पर स्टक हो गया। यहाँ पर हमें जरूरत है किसी ह्यूमन की जो आगे डिसीजन ले और आगे बढ़े। तो जब भी जितनी भी एप्लीकेशन आप एक्सेस करते हैं आज की दुनिया में, उसमें जो ह्यूमन का एक्सेस होता है और डिसीजंस का होता है। बैंक में भी आप जाते तो आपसे पूछते हैं अप्रूव कन्फर्म कंसेंट आपसे ले रहा होता है, अपना पेमेंट कर रहा होता है, फिर आगे बढ़ा रहा होता है। अब एप्लीकेशन इतनी स्मार्ट है, अगर मैं उसको बोलूँगा भाई इसको पैसे भेज दो, वो बात तो सुन लेगा मेरे। तो मैं कहूँगा भाई अब्दुल सत्तार को 5000 दे दो, अब वो कहेगा अब्दुल सत्तार को 5000 दे दो, लेकिन उस बात को समझ के प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेगा, लिख सकता है? उसको क्या पता मैंने क्या कहा, या मैंने बात को पलट के दे दिया यार 5000 दे दो, उत्तर देखो जो लास्ट से मुझसे मिलना है, वो कैसे समझेगा? प्रोग्रामिंग में इफ में आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो, तो ह्यूमन की हमें ज़रूरत थी। अब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी आई, 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक मैं बता रहा हूँ डिफ्यूजन मॉडल, एक मैं आपको बता रहा हूँ गेन जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, गेन बोलते हैं उसका खाना फल। एक मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर। इन तीनों ने क्या करा, इन तीनों के पास सिमेंटिक डेटा था एम्बेडिंग फॉर्म में। एम्बेडिंग मतलब नंबर्स, कंप्यूटर से नंबर में चलता है, नंबर की फॉर्म में डेटा था। और ये क्या कर सकता था कि किसी भी सिमेंटिक डेटा को नंबर में कन्वर्ट करके रख सकता था, नंबर से बुलाकर सिमेंटिक रख सकता। सिमेंटिक मतलब समझा दो, सिमेंटिक मतलब ये जो अमीन है ये क्या है, सिमेंटिक। और अगर अमीन को मैं नंबर दे दूं कोई, ये क्या है, क्या कहेंगे इसको? हमारे केस में अभी जो हम समझने जा रहे हैं उसका एम्बेडिंग बोलते हैं। अगर कोई 277 बोले, मैं क्या कहूँगा कौन है ये? अगर यहाँ पे कोई एहसान बोले, एहसान को मैंने नंबर दे दिया 278, वो 278 बोलेगा, एहसान बोलेगा। अब एक प्रॉब्लम है सर्चिंग में। अगर मैं आपको एक बुक दूँ, किताब, उस किताब में कोई स्टोरी लिखी हो, मैं कहूँ ये स्टोरी ढूंढ के दिखाओ, किताब में 15,000 पेज, कितना टाइम आप अप्रोक्सीमेट लगाएंगे स्टोरी ढूंढने में? किस पेज पर वो स्टोरी है? सर्च पे पहले जाएंगे, पाएंगे स्टोरी का नाम बताओ। सर्च का वो ऑप्शन है, इंडेक्स एक तरह का नॉट पॉसिबल हो जाएगा, इंडेक्स अगर नहीं है तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना, यस। आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं आपको 1,00,000 नंबर दूँ, हर एक पेज के ऊपर 1000 नंबर हो, सही है? तो कितने पेज होंगे बुक में? 100 पेज होंगे। या हर एक पेज के ऊपर 100 नंबर हो, कितने होंगे पेज में, बुक में पेज? 1000 पेज होंगे। अब मैं आपको बोलूं, मुझे ढूंढ के बताओ 1240 ये नंबर, कितनी देर लगाएंगे आप ढूंढने में? हर पेज पर 100 नंबर, 12 पेजेस आगे करेंगे, क्विक ओपन कर देंगे या लगाएंगे अच्छा खासा टाइम? कैसे? 12 पेज आप डायरेक्ट जाएंगे, हर पेज पर 100 है, 12वां पेज खोलेंगे, उसी में यूँ ढूंढेंगे, सीरीज बोलेंगे ये रहा 1240। कितनी देर लगी? सेकंड्स। और अगर कंप्यूटर हो तो वो तो मिली सेकंड, नॉन सेकंड से भी उससे भी कम। तो इसी नहीं है, कोई भी कंप्यूटर फास्ट चल सकता है, नंबर पे पॉसिबल नहीं है सिमेंटिक में फास्ट चलना।
कैसे समझेगा, कैसे पढ़ेगा, पॉसिबल ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम टोकनाइजेशन का एक टॉपिक लाते हैं। टोकनाइजेशन में क्या होता है, ये जो हमारा पूरा सेंटेंस होता है वो इस तरीके से ब्रेक हो जाता है और हर एक वर्ड को एक नंबर मिल जाता है। जब ये नंबर मिल जाता है तो सर्चिंग हो जाती है, क्या ईजी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। एक वेबसाइट पर मैं आता हूँ, आप लोगों को इस वेबसाइट पर दिखाता हूँ। डेटा कन्वर्ट करता है, इमेजेस को भी उसमें ले लेते, नंबर में कर देते, इमेजेस को हर चीज़ को बढ़ा क्या लिखा हुआ, फेचिंग टेंसर वैल्यू टेंसर वैल्यू। टेंसर्स पता है ना क्या होता है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, डायमेंशंस होती हैं हमारे पास, सही है ना। तो डायमेंशंस क्या होती हैं, जैसे कि आप लोग इस वक्त बैठे हैं यहाँ पे, डायमेंशन में डायमेंशन ऐसे, एक डायमेंशन ऐसे, एक डायमेंशन ऐसे, पता है ना फिजिक्स में। तो डेटा भी डायमेंशन में रखा होता है। ये जो हम प्रोग्रामिंग में एरे लिखते हैं, ये वाली, ये कितनी डायमेंशन है, वन डायमेंशन है ना। अगर यहाँ पर आकर मैंने एरे में एक और एरे लग दी 2 डायमेंशन और कॉमा लगा के एक और एरे लग दी, कितनी डायमेंशन है, कितनी है, 2 होगी ना। एक्सेस देखें आप, एक्सेस कितने एक्सेस बन रहे हैं, 1 अरे समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। ये नंबर लिखा हुआ है 1, नहीं दिख रहा, आ गया अभी दिख रहा। कौन सा एक्सेस चल रहा है ये? अब कौन सा एक्सेस आ गया, वाई एक्सिस दोनों चल रहे हैं। अब इसको कम कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। कितनी डायमेंशन है अभी, कौन सी, एक्स और वाई। ये वाई एरे में कैसे रखें इसको, कैसे रखेंगे इस नंबर को एरे में। अगर मैं यहाँ पर रखूँ एक्स एक्सिस, हो गया एक एक्सिस, अब दूसरी एरे बनानी पड़ेगी दूसरे वाले की नहीं, मतलब ये हो गया दूसरा एक्सिस। अब अगर इन दोनों को मैं एरे में रख दूं तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, आप क्या करेंगे, 1 डायमेंशन, एक आपके पास पहला वाला एक्स एक्सिस की लाइन नंबर 1 और ये एक्स एक्सिस की लाइन नंबर 2 और ये एक्स एक्सिस की लाइन नंबर 3, सॉरी, और ये लाइन नंबर 4। अगर आप इस डेटे को ओपन करके लिखें तो आप लिखेंगे किस स्टाइल में, इस स्टाइल में लिखेंगे। समझ में आ रहा है, यही डेटा ऊपर रखा हुआ है। ये डेटा कितनी डायमेंशन में था, 2 डायमेंशन, और ऊपर जो एरे रखी हुई है वो कौन सी डायमेंशन है, 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन है। यही डेटा उसमें रखा हुआ है, हर एक लाइन को एक एरे में रख दिया, ऐसे देख लें भाई, शायद समझ में आ जाए। हर एक लाइन लिस्ट थी ना भाई, हमारी भी तो एरे, ठीक है। और हमने आखिर में क्या करा, सारी एरे को एक सिंगल एरे में रख दिया। अब आ रहा समझ में, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, कितना एक्सेस होगा हमारे पास, 2 डायमेंशन। एक डेटा एक्स में जा रहा है, एक डेटा वाई में जा रहा है, प्रोग्रामिंग में वैसे रखोगे। इसी तरीके से डायमेंशन बढ़ती जाएंगी और ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मजा आ गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है क्लस्टर, अगर आपको थोड़ी सी भी फिजिक्स की बात समझ में आती है, डायमेंशन की नॉलेज है, तो मुझे ही बताएंगे डेटा जो घूम रही है, डॉट घूम रही है, कितनी डायमेंशन है इसमें। अगर किसी ने 3 का बिल्कुल गलत बोला है, ये बॉल घूम रहा है, क्लस्टर पूरा बना हुआ है आपके पास। आप आसमान में किसने देखा ना सितारे घूमना, 3 डायमेंशन होगी क्या वो, अभी भी 3 डायमेंशन नहीं बोल सकते उसको। कितनी डायमेंशन आपको ये नजर आ रही है,
ये है 200 डायमेंशंस। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, डायमेंशन ही डायमेंशन क्या है, क्लस्टर बना हुआ, सब अपनी अपनी लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा मजाक कर रहे हैं। इस तरीके की डायमेंशन को हम टेंसर्स बोलते हैं। हमने गिनी तो लगे। अब सवाल ये, यहाँ पर राइट साइड में एक सर्च का बटन है। ये पूरी दुनिया अब नोटिस करें, मैं अपना माउस किसी एक डॉट पे रखूंगा, आप देखना उस डॉट में रखा हुआ क्या रखा हुआ है? बफर, एक्सटेक, की, फोर्सेस, रेंज, एफिशिएंट, टोन, रोल्स, पोर्टेबल। तो ये सारा क्या रखा हुआ? डेटा। लेकिन आपका डेटा किसमें रखा हुआ? बहुत सारी डायमेंशन में फैला हुआ है। तो उन्होंने एज अ विजुअलाइजेशन दिखाई है आपको कि डेटा कैसे रखा है, अलग अलग डायमेंशन में मिक्स हुआ हुआ। अब यहाँ पर आके मैं कुछ सर्च करता हूँ। क्या सर्च करूँ मैं एक सर्च करता हूँ राफेल क्लासेस। क्या हो गया? कॉलेज से मिलते क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड, क्लास ये सर्च होने में कितनी देर लगी है? मिली सेकेंड। मुझे बताएं, अभी मैंने आपको एक बुक दी थी, मैंने कहा था स्टोरी ढूंढ लो। 1200 पेजेस की या लाखों पेजेस की बुक, 15,000 पेजेस की बुक थी, तो आपने कहा उस स्टोरी को ढूंढना मेरे लिए नॉट पॉसिबल हो जाए, पूरी बुक पढ़नी पड़ जाएगी। तो इसने क्लास को इतनी सारी डायमेंशन, इतने सारे डेटा में से कैसे कुछ ढूंढ के बता दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट पे मैं इंटर भी कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट पे मैं आ भी गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेकेशंस, यहाँ हम कुछ लिखते हैं कार। कार पे भी हम स्पेसिफिक आ जाते हैं। कार हमारी कहाँ ये रही, जूम ज़्यादा हो रहा है। कार्स में आया, कहीं और चले गया, तो पेड़ पर आ गया। इसके आसपास आप देखें, ये डेटा डायमेंशंस में रखा हुआ, देखें सारा डेटा। तो हो क्या रहा है, डेटा सिमेंटिक नहीं रखा हुआ, डेटा किस में रखा हुआ है? बैडिंग फॉर्म, एम्बेडिंग्स में रखा हुआ इस तरीके से, जो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी। मीन को हमने कोई भी दे दी एम्बेडिंग, और एहसान भी को कोई भी एम्बेडिंग दे दी, समझ रहे हैं? सर स्क्रीन ये डेटा एम्बेडिंग में रखने का फायदा किसको हुआ? हमको एल्गोरिथम को हुआ कि वो सर्चिंग फास्ट कर रहा है। एल्गोरिथम मतलब जो भी कोड लिखा हुआ, सर्चिंग फास्ट कर रहा है। और आपको भी अगर मैं नंबर्स में ढूंढने का बोलूँ, आपने क्विक ढूंढ लिया, 12वें पेज पर ये रखा हुआ। आपको कैसे पता 12वें पेज पर? आपको पता था पहले से? मैंने आपको कहा 1240 नंबर ढूंढो, हर पेज पर 100 नंबर रखे हुए। आपने 12वें पेज कैसे बोला? क्योंकि नंबर्स में सर्चिंग करना आसान होती है। ज़्यादा ईजी है, मिली सेकेंड्स। अब ये वाला जो काम करा है, ये तो कर लिया, कुछ मॉडल लिखे गए, एक लिखा गया डिफ्यूजन मॉडल, एक लिखा गया गेन, एक लिखा गया ट्रांसफॉर्मर्स। शो नहीं होता। आप जो चैटजीपीटी इस्तेमाल करते हो, वो क्या यूज़ करता है? ट्रांसफॉर्मर। चैटजीपीटी के नाम में भी आखिर का जो टी है वो ट्रांसफॉर्मर है। जो आपका चैटजीपीटी या कोई और मॉडल इमेजेस जनरेट करता है, वो क्या यूज़ करता है? डिफ्यूजन मॉडल। कुछ लोग गेन यूज़ करते हैं। ये तीनों लिखे हुए क्या है? कोड लिखे हैं। आप जैसे डेवलपर्स ने कुछ कोडिंग लिखी है, और वो कोडिंग क्या कर रही है? किसी भी वर्ड को लेकर एम्बेडिंग में रखवा रही है, कहीं सेव करा रही है, और उसको वापस लेकर आ रही है। लेकिन इतना होना काफ़ी नहीं है। इतना होना काफ़ी क्यों नहीं है? सपोज करें आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक ना डिक्शनरी है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा मुझे बात करते करते जो वर्ड मैं उर्दू में बोल रहा हूँ या जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने डिक्शनरी में मुझे देख के बताना, ठीक है? मेरा सवाल का जवाब ढूंढ के बताना। तो अगर आप मेरे सवाल का जवाब डिक्शनरी में ढूंढेंगे, बताएंगे,
तो जितना टाइम आप मेरे साथ रहेंगे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप 3 साल से मेरे साथ हैं, आपको पता है मैं क्या बात बोल रहा हूँ, उसका जवाब कहाँ ढूंढना है, कौन से पेज पर ढूंढना है ना। इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। कि आप शेफ हैं, खाना बनाते हैं, आपने अपने साथ किसी को रखा, अब वो आपको कॉपी कर रहा है लेकिन अच्छा कॉपी नहीं कर रहा। वो आपके साथ 2 साल रहा, 3 साल रहा, वो आपको अच्छा कॉपी कर रहा है। अब आप उसको जैसे ही बोलेंगे भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, वो फौरन से आपके हाथ में दे देगा, ये लो। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब ट्रेन करना है कि आपके दिमाग में बहुत सारा डेटा है इस वक्त, होगा ना। यस सर। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब सही कैसे दे रहे हैं? सिर्फ डेटा होना काफ़ी है आपके दिमाग में? आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है कि कब क्या बात करनी है, कब क्या बात नहीं करनी। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, फिर भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आए थे मार्की में, हमने क्लास टाइमिंग की चेंज करने की बात करी थी। तो उस वक्त आप सब लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। किसी ने अपने घर की प्रॉब्लम बताई, मैंने क्या कहा, घर की प्रॉब्लम का हम तो नहीं कर सकते कुछ। इमोशनल इंटेलिजेंस कमज़ोर है क्योंकि उस जवाब का यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस पर मैं क्या करूँगा सुन के? उस बात को बोलने का फ़ायदा नहीं है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे कुछ होना ही नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ आपके घर की प्रॉब्लम से? मेरे पास कोई सोल्यूशन है? नो सर। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि जो बात हो रही है उसके रेलेवेंट रहना है, या तो हाँ में आना है या तो ना में आना है, या प्रॉब्लम को कॉन्क्रीट रखना है कि ये प्रॉब्लम है। हम किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, सही, कोई भी किसी को नहीं करवा सकता। तो अब आपके पास जो मॉडल है उस मॉडल की इमोशनल इंटेलिजेंस बनानी है। अब ये तो मैंने डेटा सर्च करा, कार ढूंढ के लाया, खाली कार तक तो काफ़ी था। अगर मैं कोई सवाल क्या दूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि ये वाला मैं काम करने जा रहा हूँ, इसका जवाब क्या होगा, जो हम ChatGPT पे या कहीं ना कहीं जाके पूछते हैं। अब उस सवाल का जवाब लाने के लिए उसके पास तो इतना सारा डेटा है, वो तो कहीं से भी ला सकता है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस बिल्ड करनी है ना, कि सवाल को समझना कैसे, जवाब कैसे लाना है, कितना तुम सही जवाब दे दो। अगर आप बुक पढ़ के आए, मैं आपका वाइवा लूँगा ना, फिर मैं आपको नंबर्स दूंगा कि आपने बड़ा गलत वाइवा दिया है, या आपने 70% सही दिया है, या 30% सही दिया। अब आपने भी वही बुक पढ़ी है, उन्होंने भी वही बुक पढ़ी है, उन्होंने वाइवा अच्छा दे दिया, आपसे अच्छा हुआ नहीं। फर्क क्या है? एक्सपीरियंस का फर्क है, समझ रहे हैं? तो ये जो मॉडल बनाया, डिफ्यूजन मॉडल, गैन मॉडल, ट्रांसफॉर्मर मॉडल, ये क्यों बनाए? इसकी मदद से हमने डेटा देके ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग कैसे करवाई? ट्रेनिंग ऐसे करवाई कि हमने पहले इसको डेटा दिया, फिर से सवाल पूछा, फिर हमने ये देखा कि सवाल का जवाब सही आ रहा है नहीं आ रहा। सही आ रहा है तो हमने बोला बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। जहाँ गलत आ रहा हमने कहा भाई ये जवाब गलत है। इसको पता लग गया, इसने जाकर अपने ट्रेनिंग को सही करा। ट्रेनिंग मतलब हमारे इस प्रोग्राम में पैरामीटर्स होते हैं, इसने जाकर अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करा। आपके माइंड में जो ट्रेनिंग हो रही है ना, आपके माइंड के पैरामीटर्स एडजस्ट हो रहे हैं। पैरामीटर मतलब जहाँ डेटा रखा हुआ उसको एडजस्ट कर रहे हैं, इस डेटा को यहाँ रख दो, डेटे को यहाँ रख दो, डेटे को यहाँ रख दो। सही है। अगर आप किचन में काम कर रहे होंगे किसी शेफ के साथ, तो शेफ बार बार चीज़ें मांग रहा है, आपने क्या कहा, नमक का डब्बा आपने बिल्कुल करीब रखा, बाकी चीज़ें दूर दूर रखी, अपने हाथ में चीज़ें सेट कर दी, जैसे कोई मांगे मैं फ़ौरन दे दूँगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब हमने ट्रेनिंग कराई तो उसने क्या करा, अपने आप को ट्रेन कर लिया कि कौन से सवाल पे क्या जवाब देना है और क्या जवाब नहीं देना है, क्योंकि हम उसको सही गलत बता रहे हैं। ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब ये तो गेन है, ये गेन के पास इसने क्या दिमाग चलाया, इसने कहा भाई मुझे सही गलत बताने के लिए किसी गेन की जरूरत नहीं है। आप 2 मॉडल बनाओ, एक का काम डेटा ढूंढ के लाना, मतलब डेटा जनरेट करना, दूसरे का काम डेटे को डिस्क्रिमिनेट करना, वैलिडेट करना कि सही है गलत है। एक डेटा जनरेट करे, दूसरा उसको देख के बोले फेक, फिर वो जनरेट करे, दूसरा बोले फेक, फिर अपने आप को इम्प्रूव करे, फिर वापस आए, फिर फेक। हुआ क्या, 2-3 घंटे दोनों की लड़ाई चली, 2 घंटे बाद वो सही जवाब देना शुरू कर दिया। अब इतना तो नहीं है ना, कब तक फेक होगा। फिर जो बोल रहा था फेक, वो भी अपने आप को बढ़ाता जा रहा है कि भाई इस तरीके का डेटा, इस तरीके का डेटा, दोनों आपस में एक दूसरे को ट्रेन कर रहे हैं और अपनी इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करते जा रहे हैं। फ़ायदा क्या हुआ, जब मैं इनके पास सवाल देता हूँ, सवाल का एक्यूरेट आंसर आता है या नियर टू एक्यूरेट आता है, क्योंकि ये दोनों आपस में ट्रेन हो गए इस वक्त इस सवाल पे क्या डेटा ढूंढ के देगा। इन्होंने अपने आप को अलाइन करा हुआ, ट्रेन करा हुआ, उनके पास डेटा है, लेकिन कब इस बात पे क्या डेटा देना है, इमोशनल इंटेलिजेंस उनके पास आ गई। वो कैसा है, ट्रेनिंग। एक स्टेप को इतना रिपीटेडली हमने चलाया है, उतना अपने आप को सेट कर लिया, अपने पैरामीटर्स की ओर ट्रेनिंग कर ये। अब डिफ्यूजन मॉडल यूज करें, गेन मॉडल यूज करें, ट्रांसफॉर्मर यूज करें, हमारे केस में क्या है, हम क्या नाम से जानते हैं,
हम बोलते हैं LLM, लार्ज क्या लैंग्वेज सीन है मॉडल, नींद आ रही या LVM, लार्ज विजन मॉडल, कोई भी अभी LLM रख लेता है आसान के लिए। तो जितने भी टेक्स्ट बेस्ड मॉडल होते हैं, जो टेक्स्ट के ऊपर जवाब दे रहे होते हैं, वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं। जितने भी इमेजेस बेस्ड मॉडल होते हैं, वो या तो गेन होते हैं या तो डिफ्यूजन मॉडल होते हैं। अब मैंने सुबह से कहा नहीं, कुछ कहा नहीं। ट्रांसफॉर्मर के पास गेन वाली चीज नहीं, गेन के पास क्या था, दो मॉडल थे, एक बना रहा है डेटा को जनरेट कर रहा है, दूसरा उसको सही गलत बता रहा है, तो वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर के पास अलग चीज होती है। अब ये मुझे आप सर्च करके बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मर के बाद क्या तरीका होता है सही गलत पता करने का। सवाल का जवाब कैसे समझ के वो बताता है। एक्टिवेशन एक तरह का कुछ होता है, सर्च करें, सर्च करें, हिंट दे दी मैंने एक्टिवेशन के नाम से। ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है? बिजली का ट्रांसफार्मर अभी तक वायर डाउनलोड करना पड़ेगा। हम जीपीटी पे गए, जीपीटी का ट्रांसफॉर्मर मॉडल कैसे काम कर रहा है। हमने कहा आई वांट टू डू शॉपिंग फॉर समर सीजन नाउ फॉर अ कॉर्पोरेट मीटिंग इन इवनिंग। अब आप इधर ह्यूमन्स के कनेक्शन बनाए। पहला तो आपने कहा कि भाई शॉपिंग करना चाहता हूँ मैं, कनेक्शन हो गया शॉपिंग। इससे डेटा क्या सर्च होकर आएगा, शॉपिंग की लोकेशंस क्या सर्च करना है, क्या लेना है, शॉपिंग की थिंग्स कि क्या बाय होता है। फिर उन्होंने क्या किया, समर, तो शॉपिंग की हज़ारों चीज़ें होती हैं, फिल्टर हो गई, समर पे आ गए, एम्बेडिंग सर्च हो रही है ना, समर पे आ गए। फिर आएगा कॉर्पोरेट मीटिंग, भाई कॉर्पोरेट मीटिंग में तो सारे समर्स के फैशन नहीं चल सकते, कुछ फैशन चलेंगे, कॉर्पोरेट मीटिंग के स्पेसिफिक आ गए। फिर लिखा हुआ इवनिंग, उन्होंने कहा इवनिंग के हिसाब से समर सीजन में कैसा माहौल होता है। अब ये जो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन समझना है, ये काम है ट्रांसफॉर्मर का। ये आपके जैसे किसी डेवलपर ने कोड लिखा है और वो कोड लिखा है पाइटॉर्च, एक लाइब्रेरी पाइथन के ऊपर चलती है, उसके ऊपर लिखा हुआ। अब एक्चुअली में काम क्या हो रहा है, इनपुट गया, इनपुट नीचे आया, कहाँ पे गया, इनकोड हुआ। इनकोड मतलब बाइट में इसको रीड करके किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहला काम क्या हुआ, सेल्फ अटेंशन। तो अभी मैंने बताया था हमारे पास क्या होता है, क्या चीज़ बताई थी आपको नाम, गेन। गेन में क्या था, दो मॉडल थे, एक ट्रेन कर रहा था, दूसरा उसको सही गलत बता रहा था। ट्रांसफॉर्मर में क्या है, सेल्फ अटेंशन, उसमें गेन नहीं है, उसमें सही गलत वाला ऑप्शन नहीं है। क्या है उसमें, सेल्फ अटेंशन ने क्या अटेंशन करी, शॉपिंग, समर, कॉर्पोरेट मीटिंग। उसने क्या पहले सेल्फ अटेंशन निकालो, फिर उसमें क्या हुआ, उसने उसकी अंडरस्टैंडिंग करी, उस पर मजीद वर्किंग करी, और मजीद वर्किंग करने के बाद क्या करा, डेटा जनरेट करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। तो एक्चुअली में ये काम हो रहा है, इनपुट सेल्फ अटेंशन करी, उसने डेटा सर्च करा, सर्च करके आपको जवाब दे दिया। तो जो हमारे LLM में कोई स्मार्ट नहीं है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा, आपकी तरह दिमाग नहीं है। कोडर ने इस तरीके का मैकेनिज्म सेट करा है कि वो वर्ड्स के सेल्फ अटेंशन निकालता है, उसको सर्च करता है, उसको एलिमेंट बतलाता है, उसको मिलाता है और आपको जवाब दे देता है। अब वो जो सारा काम कर रहा है एम्बेडिंग में कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एम्बेडिंग के क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, रो टेक्स्ट मतलब जो आपने इनपुट लिखा हुआ आया वो किस में कन्वर्ट हुआ, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन पहले तो अलग अलग करेंगे ना। अब मुझे आपने पूरा सेंटेंस बता दिया, पूरे सेंटेंस का तो वेक्टर नहीं बनाऊंगा, आई का वेक्टर अलग बनाऊंगा, वॉन्ट का अलग, टू का अलग, तो मैंने सबको अलग अलग कर लिया। मतलब टोकन, टोकन का मतलब क्या, हर एक वर्ड का हम टोकन बोलें। अगर मैंने कहा माई नेम इज समीर, कितने टोकन है,
माई एक हो गया, नेम एक हो गया, इज हो गया और अमीन। और अगर आगे डॉट लगा तो डॉट के अलग टोकन हो गया। सही है? क्यों अलग अलग करा हमने? फिर हमने इसी टोकन को नंबर देना है, फिर नंबर देके रखवा देना है बाद में, ताकि दोबारा आने में आसानी हो। वापस आएंगे, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर के बदले ये टैक्स, ये नंबर इसके बदले ये टैक्स, ये नंबर इसके बदले ये टैक्स। सही है? और ये हमारा सारा प्रोसेस है। शॉर्ट में अभी मैंने बताया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ गूगल पे, मैं यहाँ पे लिखूँ ओपन AI टोकनाइजर, ये वेबसाइट है। इस पर आकर मैं देखता हूँ ये होता क्या है, जो अभी हमने बात करी है। यहाँ पर देखें, मैं कुछ फॉर्म लिखूँगा, लिख दिया मैंने। अब नीचे देखें कितने टोकन बने, कैसे 6 बने? एक को वैसे गलत काउंट करा है, दोबारा निकाल दो। अभी भी कर रहा हूँ। AM को अलग ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों ले रहा हूँ। अब सही हो गया। खैर वो तो पता नहीं क्या बात है इसका। ठीक है, टोकन मतलब इसने देखें सबको अलग अलग कर लिया। अभी हमारे पास नीचे क्या सिलेक्ट है? टैक्स। तो ये हमें इस तरह के कलर में दिखा रहा है। अगर हम टोकन ID करें तो क्या हो जाएगा? देखें ना मेरे नाम के साथ क्या हुआ है। तो माई का करेक्टर क्या है? 5444। नेम का क्या है? 1308। इसका क्या है? 382। अमीन का क्या है? 17320। आलम का क्या है? 99670। और डायमेंशन कौन सी है? इसके अंदर इसने सारा टोकन रख लिया। रखवाने के बाद क्या करा? मॉडल के पास गया, मॉडल ने अपने पास डेटा था, खजाना, डेटा का खजाना, लेकिन वो ट्रेन हुआ खजाना था, ऐसे रखा हुआ नहीं था। उसको पता था ये चीज़ आ रही है तो यहाँ पर नमक का डब्बा उठाना, तो ये रहा। उसने अपने आप को रेडी करा, एक्सपीरियंस है वो। उसके साथ सेम काम लाखों बार हो चुका है, उसको पता है मैं गलती कहाँ करता हूँ, कहाँ नहीं करता। तो उसने क्या करा? सवाल पढ़ा, सवाल का जवाब ढूंढा और जाके आपको दे दिया। ये हमारे पास क्या बन गया? LLM बन गया। ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल है तो LLM ना हमारी डेफिनेशन में। ये हमारे पास क्या हो गया? क्या नाम बताया हमने? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कोडिंग क्या लिखी हुई है? किस क्या लिखा हुआ है पीछे? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मेन कंपोनेंट कौन सा है? सेल्फ अटेंशन। क्या है? एक बार बाकी लोग रिपीट करें, क्या है? सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन हमने क्या करते? समर, कॉर्पोरेट मीटिंग और शॉपिंग, तीनों को अटेंशन देके अलग कर लेंगे, ताकि जवाब देते वक्त मैं उसको पता कर सकूं बात क्या हो रही है। वरना प्रॉब्लम क्या होती? पहले वो जाकर समर की शॉपिंग करता, फिर वो देखता है ये तो बोल रहे हैं, पहले जाकर शॉपिंग करता, इतनी सारी चीज़ें लगे आती, फिर बोलते तो समर की बात कर रहा, समर को फिल्टर करता, फिर बोलता ये तो कॉर्पोरेट की बात कर रहा है, कॉर्पोरेट करता, तो वो भी पागल हो जाता। सेल्फ अटेंशन मतलब एक साथ सारा काम करना, पैरेलल, एट अ टाइम वो लेके ही वही डेटा आ रहा है जो उसको लाना चाहिए, ना कि वो दुनिया की सारी शॉपिंग को उठा के ले। वो आपका सवाल समझ के उसी चीज़ को सर्च करके ला रहा है, उसी का जवाब दे रहा है। सेल्फ अटेंशन। तो इसी ट्रांसफॉर्मर से ट्रेन हुआ, उसी ट्रांसफॉर्मर से इन्फ्लुएंस हुआ। पहला वर्ड है मेरा, मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग। आप लोग एक बार रिपीट करेंगे, क्या वर्ड है? ट्रेनिंग मतलब एक्सपीरियंस देना, सिखाना। दूसरा वर्ड है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। हाँ दे, इसके बाद मैं यही दे रहा हूँ। क्या है ये? एक बार रिपीट करें, क्या लिखा हुआ है? तो आप जो LLM के पास जाते हैं ना, मुझसे बात करते हैं, आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे। ट्रेनिंग तो ChatGPT वाकई एम्प्लॉयज ने करी है। आप क्या कर रहे हैं? मतलब एक ट्रेनिंग कोई भी चीज़ से बात करके उससे जवाब लेंगे। तो हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रेनिंग किसने करी है? उनके एम्प्लॉयज़ ने ट्रेनिंग करके रखवा दिया। वो ट्रेनिंग के लिए भी ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस के लिए भी ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों का ब्रेक है, आप लोग अपना फेस वॉश करके कुछ करके आ जाए, लेकिन कोशिश करें जल्दी आए कि आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर आएँ ताकि हम क्लास में वाइवा ले सकें। लेकिन अभी के जो इन्वायरमेंट हमारे पास है
हम रात वाले क्लासेस में तो वाइवा ले सकते हैं इजीली, वहाँ पर इस तरह की गर्मी नहीं होगी, लेकिन सुबह वाली क्लास में मुझे नहीं लग रहा कि इतना हम आराम से पॉसिबल है। तो फिलहाल हम वाइवा को स्किप कर रहे हैं, लेकिन जो मकसद था वो पूरा हो गया। मकसद क्या था? आपकी प्रिपरेशन करवाना। पढ़ाई के लिए हमें पैसे चाहिए होता है, पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होता है, हमें टाइमलाइन चाहिए होती, डेडलाइन चाहिए थी, फिर हम पढ़ाई करते हैं। तो आप सब लोग पढ़कर आए होंगे। मकसद पूरा हो गया तो हम आप पर ट्रस्ट कर लेते हैं। फिलहाल अगर आप हमें इस लेवल पे छोड़ देंगे, आप पर ट्रस्ट कर दें या आप हमारे पे ट्रस्ट कर दें। क्योंकि देखिए हम कहीं भी नहीं चाहते आपके हम एग्जाम ले रहे हो, आपको परेशान करें, आपको तंग करें, हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है पढ़ाना। तो पढ़ाने के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं वो हम अपने लेवल पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। जहाँ पर एग्जाम देना ज़रूरी है वहाँ हम देते हैं, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर आपको ज़रूर इस लेवल तक लेके आते हैं कि आप पढ़ाई करें। बस कर दो। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। कितने लोगों को LLM वाली बात समझ में आ गई है? सबको आ गई है होपफुली कि LLM किस तरीके से सेल्फ अटेंशन करके आपके सवाल का जवाब देकर आ रहा है। वो कोई इंटेलिजेंट नहीं है, उसके बाद डेटा है और उसने अपने पैरामीटर को इतनी बार ट्रेन कर लिया कि उसको पता है किस सवाल का क्या जवाब देना है, किस कीवर्ड का क्या रिप्लेसमेंट लानी है, क्या जवाब लेकर आना है। वो इस बारे में अच्छे से जानता है, वो सीनी वो जवाब दे रहा है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस ह्यूमन में होती है कि वो एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को अपडेट करता है और सीखता है और उसी हिसाब से डिसीजन लेता है। अब एजेंट जो है, अभी हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है? हमारी इफ एल्स से। हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? 11 एल्स से कि ये सर्चिंग कैसे करेंगे। 11 अब हमारे पास फायदा क्या है LLM का? 60 तक LLM का फायदा है आपका इनपुट आया, 50 तक मिल जाएगा। इनपुट मैंने दिया LLM को, LLM ने मुझे जवाब दिया। यहाँ लड़का बेच रहा जवाब है को 90 में 12 मैंने आपको शो करा दिया। यहाँ तक तो बात समझ जाए। अबे 12 Pro Max बेच तो वो जो मैंने एप्लीकेशन लिखी वो क्या लिखी? यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, ये मैंने एप्लीकेशन लिखी। और क्या लिखा? उस इनपुट को कहाँ भेजना है? LLM के पास। हमारे केस में कौन है? LLM का अपना मॉडल। कौन सा मॉडल है? सपोज कर लेते हैं ChatGPT का कोई भी मॉडल, 4 हो गया, 4 मिनी है। ये सारे मॉडल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। आप एटलीस्ट घर जाके मॉडल्स के नाम देख लेंगे। आसान तरीका है मॉडल के नाम ढूंढने का। ये आपके पास एक लीडर बोर्ड है अरीना के नाम से, अरीना लीडर बोर्ड। इस पर आप जाएं, जब आप अरीना लीडर बोर्ड पे जाएंगे इस SMD के पीछे ना किसी ने डेटा वायर गलत लगाया हुआ है। स्क्रीन ऊपर की ना रॉन्ग हुई है, कुछ का कुछ दिखा रही है। ये देखें ऊपर की अलाइनमेंट मार्जिन कम कर दिया इसने वेबसाइट का, इधर ले। तो उसके पीछे कोई डेटा वायर लगे हुए, उसकी सीक्वेंस आगे पीछे हुई है। तो ये अरीना लीडर बोर्ड को मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखें ये क्या बता रहा है। ये देखिए ये ना स्कोर दे रहा है हर एक एजेंट के मॉडल को कि कौन सा किस लेवल पे फास्ट है, कौन सा किस लेवल पे अच्छा है। तो अगर आप देखना चाहें ना कौन सा मॉडल कहाँ पर अच्छा है, तो आप इस तरीके के लीडर बोर्ड पर आए। उनकी ना रैंकिंग होती है, रैंक नंबर 1 पे कौन है, 2 पर कौन है, 3 पर कौन है, किस पे क्या है। तो आपने जो एप्लीकेशन लिखी वो LLM के पास इनपुट किया और LLM से क्या आया? आउटपुट। और आपने किसको शो करा दिया? यूजर। तो अगर ये वाली एप्लीकेशन आप पाइथन में लिखे तो आपको क्लियर है कैसे लिखी है। यूजर से इनपुट आ रहा होगा, उस इनपुट पर आप एक API कॉल करेंगे। API कौन सी होगी? ओपन AI की, LLM की। कोई भी उसको आप मॉडल का नाम बताएंगे, उसको इनपुट देंगे, उससे आउटपुट हमारा। यहाँ तक बात क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक तो काम हो गया। अब प्रॉब्लम ये है LLM सवाल का जवाब नहीं दे रहा, LLM एक्शन नहीं ले सकता। एक्शन का मतलब क्या है? टिकट बुक कर दो या कोई भी काम कर दो। प्रोग्रामिंग में एक्शन क्या होता है आप लोग बताएंगे मुझे। प्रोग्रामिंग में एक्शन किस चीज पर होता है? एक्शन
नहीं हाँ पर प्रोग्रामिंग में डेटा कहाँ पर रखते हैं? वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स। प्रोग्रामिंग में एक्शन कहाँ पर होता है? फंक्शन। फंक्शन मतलब एक्शन, फंक्शन कॉल मतलब काम हो गया। अब आपने फंक्शन में जो लिखना आप लिखें, हेलो वर्ल्ड लिखें या इतनी बड़ी लाइनें लिखें, अगर किसी ने फंक्शन कॉल करा सारा काम हो जाएगा? यस हो जाएगा। यस अगर आप एलएलएम को चाहते हो कि वो एक्शन ले, तो एलएलएम को तो नहीं पता कि एक्शन लेना, फंक्शन तो आप लिखोगे। आप एलएलएम को ये बोल सकते हो ये तो मेरा फंक्शन है, ये कॉल कर दो। फंक्शन के पीछे जो लिखा हुआ मेरा मसला, तो जो लिखा हुआ एक्शन। तो इफ एल्स भी जो हम लगा रहे थे उसके बिहाफ पे फंक्शन का रिटर्न ही दे रहे थे ना। तो अगर हमारा फंक्शन कोई और कॉल कर दे तो वो कर देगा। फंक्शन कॉलिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है? दो डिसीजन। अगर मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? तो हमारे पास फंक्शन का नाम है ट्रेवल बुकिंग या फ्लाइट बुकिंग। इतनी गर्म हवा फेंक रही है। ये फंक्शन है, सारी गर्म हमारे केस में डेफ से बनता है। और इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या है? फर्स्ट डाल देना वाटरफॉल लोकेशन, हाँ जो भी एक्सपायर, और ये फंक्शन बदले में फ्लाइट बुक कर देता है। तो एज अ प्रोग्रामर अगर ये फंक्शन कॉल करें तो फ्लाइट बुक हो जाएगी। एग्री कितने लोग कर रहे हैं? हो जाएगी। अगर फंक्शन में सच में लॉजिक लिखी हो, मतलब हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो काम क्या? फंक्शन कॉल करना, कॉल करते हुए लोकेशन देना, यही काम है। अब हम एलएलएम से क्या एक्सपेक्ट करें? पहले तो ये कॉल करने से पहले तो ये बात हो ना, पता हो कि ये कॉल करना है, ये पैरामीटर देना है। दो आइटम है, पहले ये कि पता हो कि फंक्शन ये वाला नाम है, नाम और पैरामीटर पता हो। कॉल तो उसके बाद करेंगे ना, नाम पैरामीटर नहीं पता तो कॉल कैसे करेंगे? तो एलएलएम हमारी कहाँ पे हेल्प कर सकता है? अगर एलएलएम मुझे फंक्शन का नाम और पैरामीटर बता दे तो क्या ये कॉलिंग में खुद कर सकता हूँ? अगर एलएलएम जवाब में मुझे ये बता दे कि ये वाला फंक्शन, ये वाला पैरामीटर, समझ रहे हैं? तो मेरा काम तो आसान हो गया ना एज अ प्रोग्रामर। अब तो मैं इफ लगा सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि मैं इफ लगाऊंगा अगर ये वाला फंक्शन ढूंढो और इसको ये पैरामीटर भेजो, कॉल करो। समझ रहे हैं? अगर इनपुट में मैं आपको फंक्शन का नाम और उसका पैरामीटर दूं तो आप उस इनपुट के ऊपर इफ लगा के फंक्शन को कॉल कर सकते हो, यस और नो? कर सकते हो। तो अगर एलएलएम से कितना कर दे कि आउटपुट में मुझे बता दे कि ये कॉल करो। अब यूजर इनपुट मैंने क्या दिया? मैंने कहा प्लीज बुक अ फ्लाइट फॉर दुबई। मैंने क्या कहा? प्लीज बुक अ फ्लाइट फॉर दुबई। ये कहाँ गया? यूजर इनपुट एलएलएम के पास गया। एलएलएम ने क्या बोला? मैं तो फ्लाइट बुक नहीं कर सकता। एलएलएम ने कहा एक काम करो, आपकी प्रोग्रामिंग में फ्लाइट बुकिंग का फंक्शन है, उसको कॉल करो और उसको लोकेशन में क्या दे दो? बनी बना यूआई दुबई। कहाँ से? तो ये वाली वर्किंग कौन कर रहा है? चैट बोर्ड एलएलएम बड़ी है मुझे तक इस वर्किंग को बोलते हैं टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग एक बार सब लोग रिपीट करें, क्या बोलते हैं? टूल कॉलिंग। तो एलएलएम दो काम करता है, एक सवाल का जवाब देता है, दूसरा सवाल के जवाब में टूल कॉलिंग देता क्लियर है। कर दो क्या टूल कॉलिंग का मतलब खाली फंक्शन का नाम और चाहिए मुझे पैरामीटर बताता है। जावास्क्रिप्ट उस पे पहले डिटेल्स लगा के हम कॉल करते हैं। मैं देखता हूँ हो हमें कौन सी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम यूजर का इनपुट लें, ऐसी होना यूजर का इनपुट एलएलएम को दें, मैंने पूरा एलएलएम से आउटपुट लाएं, उस आउटपुट पे क्या लगाएं? अलग अलग उठाई यूआई है, बाकी लॉजिक अंडर सेंड करने दी। अगर टूल कॉलिंग है तो टूल कॉल कर दो, अगर टूल कॉलिंग नहीं है तो क्या कर दो? डायरेक्ट जवाब दिखा दो। और अगर टूल कॉलिंग है तो क्या कर दो? इस फंक्शन को कॉल करो, उसका जवाब लाओ, जवाब लेके वापस एलएलएम के पास जाओ। हो सकता है जवाब गलत आया हो, क्या आया पता नहीं, फिर वापस एलएलएम के पास जाओ, फिर वापस आओ। तो ये प्रोसेस हम अपने माइंड में बना रहे हैं, यही प्रोसेस एप्लीकेशन को चाहिए। अभी के केस में ये सारी कोडिंग जो मैंने बताई ये आप करोगे एज अ डेवलपर या कोई और करेगा? हम करेंगे। आप लोग करोगे। तो आप लोगों की कोडिंग क्या होगी? यूजर इनपुट आया, इनपुट की रिक्वेस्ट किसको गई? चैट जीपीटी के पास गई, चैट जीपीटी के पास आउटपुट आया, आउटपुट पे आपने क्या लगाया? इफ एल्स। इफ एल्स में आपने क्या चेक करना है? क्या टूल कॉलिंग है या नहीं है? अगर टूल कॉलिंग है तो आपने क्या करा? फंक्शन कॉल करा। अब ये क्या चल रहा है? वाइल लूप चल रहा है। वाइल लूप देख रहा है कब क्या करना है। वाइल लूप में लाइन से चीज़ें सही है, तो जैसे ही काम होता है वाइल लूप ब्रेक हो जाता है। वाइल लूप पहले चला ऊपर से टॉप से, उसने क्या करा? उसने देखा कि इनपुट आया, एलएलएम को भेजो, एलएलएम का वाइल लूप एक ही है, पहली आइटरेशन है। उसने एलएलएम को भेजा, एलएलएम को भेजने के बाद क्या हुआ?
जवाब आया, जवाब पे मैंने इफ लगाया, इफ पे क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन का रिटर्न आ गया, फंक्शन का रिटर्न आ गया। मैंने क्या करा, फंक्शन के रिटर्न पे वाइल लूप को क्या करा, कंटिन्यू करा और इनपुट क्या दे दिया, फंक्शन का रिटर्न। अब वो वाइल लूप दोबारा चला, दोबारा क्या चला, दोबारा क्या करा था, इनपुट क्या है इसके पास, फंक्शन का रिटर्न। टाइप कर देना फिर हम देखते हैं। दूसरी बार चला, पहली बार में तो आपका सवाल था प्लीज होगा फ्लैट फॉर दो, कहाँ के एलएलएम के पास वापस आया, ये फेस लगाया, ये फेस पर उसको क्या मिला, फंक्शन कॉलिंग, मतलब फंक्शन कॉल करा, फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं, इसके बाद है रूल्स के लिए कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है। फंक्शन कॉल का रिटर्न आया, रिटर्न पर हमने क्या करा, वाइल लूप को वहाँ पर कंटिन्यू करा, कंटिन्यू का कीवर्ड पता है ना, ब्रेक करा और क्या करा हमने, वापस वाइल लूप को चला दिया उस रिटर्न के साथ। वाइल लूप दोबारा चला, दोबारा इनपुट आया, अब इनपुट कौन सा है, फंक्शन का रिटर्न, वो इनपुट कहाँ जाएगा दोबारा, वाइल लूप तो एक ही एलएलएम के पास गया, एलएलएम का जवाब आया, जवाब में दोबारा फंक्शन कॉलिंग आ गया, दोबारा जब तक फंक्शन कॉलिंग आता रहेगा, फंक्शन कॉल होता रहेगा, लूप चलता रहेगा। जैसे आउट फंक्शन कॉलिंग नहीं आया, आउटपुट आया, वो किसको दिखा देगा, यूजर को, ये आउटपुट। गर्मी है यार। ये प्रोग्राम आप लिख लेंगे, क्या लगाना है, वाइल लूप लगाना है, इफ लगाना है, एलएलएम की कॉल लगाने, काम हो जाएगा पक्का। अब एज अ डेवलपर ये काम तो आप ही करोगे। मार्केट में क्या हुआ, आपसे कुछ स्मार्ट डेवलपर आए, हम लोग कहाँ थे, नेक्स्ट.जेएस पे थे, हम लोग ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे टेलमेंट की। क्या फ़ायदा होता है टेलमेंट इस्तेमाल करने से, टाइम बच जाता है। बनी बनाई चीज़ें मिल जाती हैं। अगर टेलमेंट इस्तेमाल ना करें, अपनी चीज़ें देखें, काम हो जाएगा, यस हो जाएगा। टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही वाली बात है, अगर व्हील है तो अपना व्हील क्यों बनाओ, है ना। पानी दे यार। जब एक टेलमेंट बन चुकी है, फायदा उठाओ, क्यों मैं पूरी लिखूँ, हाँ मजबूरी हो तो लिखना पड़ेगी, अदरवाइज टेलमेंट से काम उठाएंगे। मतलब टेलमेंट वालों ने क्या करा, व्हील बना दिया, उन्होंने कहा सब इस्तेमाल करो। तो इसी तरीके से क्या ऐसा हो सकता है, जो काम ये कर रहे हैं हम लोग कोडिंग से, कोई आकर इसकी लाइब्रेरी बना के हमें दे दे, बोले बस इसको इस्तेमाल करो टेंशन फ्री, पॉसिबल हो सकता है? यस सर। तो यही काम करा है किसने, ओपन एआई एजेंसी के अंदर। इसने कोई जादू नहीं करा, इसने ये सारे काम को अपने पास कर लिया और आपको बोल दिया आप इसको इस्तेमाल करो। तो आप जहाँ पर 1000 लाइन का कोड लिखते हैं, वहाँ पर आपका कोड कितना हो गया, 5 लाइनों का हो गया, आपकी ज़िंदगी आसान कर दी। तो हम अगर ओपन एआई एजेंसी के नहीं गए तो सारा कोड हमें लिखना पड़ेगा, और अगर हम ओपन एआई एजेंसी पे जाएंगे तो वही काम वो करेगा, हमें सिर्फ फोकस करना है कि काम क्या करना है। काम तो वो कर रहा है, हम तो छोटा छोटा कोड लिखेंगे, काम होंगे, समझ रहे। तो ओपन एआई एजेंसी की किस चीज़ की लाइब्रेरी है, एजेंट्स की, क्योंकि जो वो बना के दे रहा है वो प्रोडक्ट का नाम एजेंट। बिजली गई, बिजली गई। टूल कौन सा कॉल करना है, ये भी एक फीचर है जो आप इस्तेमाल नहीं करते, वो डेवलपर्स के नहीं होता है। अब आप लोग यूज़ करेंगे, जिसको हम टूल कॉलिंग का फीचर बोलते हैं, फंक्शन कॉलिंग का फीचर बोलते हैं। तो जो लीडर बोर्ड अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से हमें पता लगता है कौन सा एलएलएम किस में बेहतर है। तो आपको लीडर बोर्ड में एक और चीज़ भी मिलेगी, कौन सा एलएलएम टूल कॉलिंग में बेहतर है। टूल कॉलिंग के भी लीडर बोर्ड है, तो अगर आप बोले मुझे टूल कॉलिंग कराने तो कौन सा एलएलएम इसमें बेहतर है। एट द एंड डिसीजन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही करेगी, एलएलएम से सवाल का जवाब देगा। अगर वो सवाल का जवाब दे रहा तो काम हो रहा है, सवाल के जवाब में फंक्शन का नाम बता रहा था, हम उस पर इफ एल्स लगा सकते हैं। तो जब हमारा इफ एल्स कामयाब हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एज अ प्रोग्रामर हमें एक बात पता है, जैसे ही इफ एल्स कामयाब हुआ तो हम डिसीजन ले सकते हैं। बस हमें इफ एल्स में एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट फंक्शन का नाम चाहिए, वही ढूंढ के कॉल कर देंगे। एक्यूरेट फंक्शन का पैरामीटर चाहिए, वही ढूंढ के कॉल कर देंगे। सही है ना, ऐसा ही है ना। यस सर। अब ये काम हम अपने पास एज अ पाइथन डेवलपर सारा खुद कर सकते थे, यस और नो। बाकी लोग खामोश हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि सारा काम तो एलएलएम दे रहा है, वो हमें बता रहा है टूल कॉलिंग। लेकिन हमने ओपन एआई एजेंसी की भी क्यों गए, क्योंकि उन्होंने एक इसी काम का फ्रेमवर्क बनाया दिया, इसका बोले एजेंटिक फ्रेमवर्क, एजेंटिक लाइब्रेरी, एजेंटिक टूल। तो ओपन एआई एजेंसी के पर ये काम हमें वो करके दे रहा है, हम उसके कोड अपने पास डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चलाते हैं और आगे भेज देते हैं। समझ गए। अब आप एज अ डेवलपर सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ गए, आपको पूरी क्लैरिटी आ गई, कहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, कौन मदद कर रहा है, कहाँ से आ रही है। एक सवाल आप लोग नहीं पूछ रहे मुझसे, आप ये नहीं पूछते भाई मैं प्रोग्रामर, फंक्शन तो मेरे कोड में लिखा हुआ है ना। अगर ये फ्लाइट बुकिंग का फंक्शन है तो ये तो मेरे कोड में लिखा हुआ है ना। एलएलएम को तो मैं इनपुट दे रहा हूँ कुछ भी,
तो एलएलएम को क्या पता है मेरे कोड में इस नाम का फंक्शन है, उसमें ये पैरामीटर पास करना है, सवाल क्यों नहीं कर रहा आप लोग? एलएलएम को जादू से पता लग गया मेरे फंक्शन का नाम क्या है। इसको कह दो थोड़ा पकड़ वैस करो एलएलएम को मैंने इनपुट दिया, उसने जवाब दिया, बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूँ एलएलएम की एक और पावर है, वो ये भी बता सकता है मेरे कोड में कौन सा फंक्शन कॉल करना है किस पैरामीटर के साथ। मैंने एलएलएम को इनपुट दिया, उसने जवाब में क्या दिया, फंक्शन का नाम और उसका पैरामीटर। मैंने वो फंक्शन कॉल करा, पैरामीटर पास का, रिटर्न आ गया मेरे पास। मैं कहूँगा एलएलएम को कैसे पता मेरे पास इस नाम का फंक्शन है, मैं तो कुछ भी नाम का फंक्शन बनाऊँ, ABC XYZ। एलएलएम को क्या पता? एलएलएम तो ओपन नहीं है क्या, वो मेरा आगे कोड थोड़ी पढ़ रहा है। कौन इसका जवाब दे सकता है? किसको पता है जवाब? थिंकिंग लेना है। पहली बात, एलएलएम को मेरा सवाल क्या है ये कैसे पता लगा? इनपुट से। तो एलएलएम को ये कैसे पता लगेगा कि मेरे पास कौन कौन से फंक्शन है जिसको कॉल किया जा सकता है? इसी तरीके से इनपुट से ही पता लगेगा ना भाई। मैं इनपुट में बोलूंगा उसको कि मेरे पास ये 4 फंक्शन है, यार फंक्शन का नाम ये काम है, इस फंक्शन में ये काम है, इस फंक्शन में ये पैरामीटर पास होता है, ये काम है। फिर मैं उससे सवाल करूंगा कि भाई मुझे फ्लाइट बुक करनी है। फिर जवाब देंगे क्या होगा, यार जवाब के ये फंक्शन कॉल कर दो, या तो वो जवाब दे देंगे। समझ रहे? तो इस इनपुट में मैं फंक्शन का नाम और उसके बारे में बताऊंगा कि ये फंक्शन ये काम करता है, ये फंक्शन ये काम करता है, ये फंक्शन ये काम करता है। फिर उससे मैं सवाल पूछूंगा, फिर वो बताएगा सवाल के जवाब में ये फंक्शन कॉल करो, या तो वो जवाब दे देगा या तो बोलेगा 3 में से यार फंक्शन कॉल करो। समझ रहे? एलएलएम बाय डिफॉल्ट मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। जो सवाल करूँगा आपका जवाब देगा, बात खत्म। सवाल में मैं उसको बताऊंगा फंक्शन है मेरे पास, तो बोलेगा यार फंक्शन कॉल करो। अगर नहीं दूंगा तो उसको क्या पता? तो जादू थोड़ी है कोई, कॉमन सेंस है। आप चैटजीपीटी के पास जाते हैं, आप उसको इनपुट देते हैं, आपको जवाब देता है। आपने चैटजीपीटी के पास जाके बोला मेरा नाम अमीन आलम है, सवाल करा, उसने जवाब दिया हेलो अमीन आलम। फिर आप उससे पूछे दूसरे प्रॉब्लम में मेरा नाम क्या है, वो जवाब सही देगा, आपका नाम ये। यस सर। कितने लोगों को सही जवाब आता है? अब मुझे ये बताएं, ये पावर एलएलएम की है, ये पावर उस एप्लीकेशन की जो आपको फ्रंट पे नजर आ रही है? नहीं है एलएलएम की पावर। अभी हमने बात करी एलएलएम ट्रेनिंग किसने करवाई? उनकी कंपनी ने। अगर हम चैटजीपीटी के एलएलएम के मॉडल की बात कर रहे हैं, उसको किसने ट्रेन करा, किसने सिखाया? होगा नहीं है, हमने थोड़ी सिखाया। तो उसको मैं थोड़ी सिखा सकता हूँ मेरा नाम अमीन आलम। समझ रहे हैं? मैं तो इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंस मतलब मैं सवाल दे रहा हूँ, मुझे जवाब देना, सवाल दे रहा हूँ, जवाब देना। अगर आप एलएलएम को सवाल भेजते हो, आपको जवाब देता है, आप दोबारा सवाल भेजते हो, तो एलएलएम को नहीं पता थोड़ी देर पहले क्या सवाल हुआ था, वो स्टेटलेस चल रहा है, उसके पास कोई डेटा नहीं है। उसका काम है सवाल आया, सवाल समझो, जवाब देना। उसको नहीं पता मेरी और आपकी आधे घंटे से कन्वर्सेशन चल रही है। ये तो सारा जादू है कि आपने उसको नाम बताया, उससे पूछा मेरा नाम क्या है, उसने बता दिया। ये जादू एलएलएम का नहीं है, ये जादू उस एप्लीकेशन का जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एप्लीकेशन क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। जब एप्लीकेशन इनपुट भेजती है पहली बार, तो क्या भेजेगी? हेलो माय नेम इज अमीन आलम। सही है? ये एप्लीकेशन इनपुट किसको भेजेगी? एलएलएम। जवाब आ गया पहली बार। दूसरी बार आप पूछते हो व्हाट इज माय नेम। ये एप्लीकेशन की पावर है, जो इनपुट में पुरानी चैट की हिस्ट्री भेजेगी और फिर सवाल पूछेगी। तो एलएलएम को पास हिस्ट्री है ना, मतलब अगर मैंने आपको चैट पे सवाल करा तो चैट के सवाल करा, मैंने आपको पूरी कन्वर्सेशन भेजी कि मेरी और आपकी ये बात हो चुकी है। तो आप एलएलएम के इनपुट में पूरी कन्वर्सेशन की हिस्ट्री जा रही, तो वो जवाब देगा। समझ रहे? एलएलएम नहीं जानता एक सवाल के बाद दूसरे सवाल के दरमियान में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, वो स्टेटलेस है। हर सवाल को वो न्यू काउंट करता है, हर जवाब को वो न्यू काउंट करता है। कोई भी सवाल को ये नहीं बोलता पहले बात हो चुकी, उसको नहीं पता। आप उसको हिस्ट्री में भेजते हो कि पहले की बात हुई थी, अब हम ये बात करें। ये जो हिस्ट्री है इसको हम बोलते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी को हम कैसे मेंटेन करते हैं? जब हमारी एलएलएम से बातचीत चल रही है, दौरान जो भी एलएलएम का जवाब आ रहा है, जो मेरा सवाल आ रहा है, मेमोरी में रखते जाते हैं। और जितनी बार हम इनपुट भेजेंगे, सपोज करें पहला इनपुट किया, पहला इनपुट में क्या भेजा? हेलो माय नेम इज अमीन। इसमें कितने टोकन है? 1 2 3 4 5 टोकन गए। जवाब में क्या है? हेलो अमीन। कितने टोकन आया? 2 टोकन।
हेलो अमीन में कितना 2 आ गया। अब मैंने कहा व्हाट इज माय नेम, कितने इनपुट गए, व्हाट इज माय नेम 4 गए। लेकिन व्हाट इज माय नेम क्वेश्चन मार्क भी गया, आसान भी कर, सही बात है, 5 टोकन गए। लेकिन अभी जो हमने लॉजिक समझी, दूसरे इनपुट में 5 टोकन जाएंगे, इसकी हिस्ट्री भी जाएगी। इसका मतलब 5 ऊपर वाले और 5 मेरे कितने हो गए, 10 जा रहे हैं। इस तरह टोकन बढ़ते रहेंगे हर इनपुट पे। मतलब हर सवाल में पूरी हिस्ट्री लेके जाता है, अगर हमको याद कुछ नहीं, उसकी याददाश्त है ही नहीं, उसकी मेमोरी नहीं है। मेमोरी हम पहले प्रोग्रामर अलग बनाते हैं, अलग से एक एरे बनाते हैं, उसमें डेटा रखते हैं, उस एरे को कहीं सेव करवा देते हैं, ये हमारा काम है। तो हमने कहा जब हम मेमोरी को रखवाते हैं तो 2 तरह की मेमोरी होती है। एक मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, आप व्हाट्सएप ओपन करें, आप मेरे से बात कर रहे हैं आधे घंटे से, तो व्हाट्सएप की जो चैट है वो शॉर्ट टर्म, क्या है वो शॉर्ट टर्म। जो आपकी व्हाट्सएप की किसी की भी चैट चल रही है वो क्या है शॉर्ट टर्म। बाकी जो खामोश है दोबारा वाले क्या है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी। सारी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। उसकी रीजन क्या है, अगर मैं बोलूँ 1 महीने पहले ये बात हुई थी, आप भूल लेंगे जाकर, बड़ा मुश्किल से सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो है ही नहीं, वो लॉन्ग टर्म है ही नहीं। 1 साल पहले की चैट हमारे लिए लॉस हो चुकी है, हमें किस काम के हमारे पास। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है कि मैंने आपकी 1 महीने की चैट उठाई, उसकी 4 लाइन में उसको समराइज करा और लिख दिया, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म उसको पढ़ा के समझा जाता है। 1 महीने की चैट पूरी तो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि एलएलएम की टोकन की भी एक लिमिट है। एक टाइम पे एलएलएम बोलेगा इससे ज़्यादा इनपुट मैं नहीं ले सकता, कितने 1 करोड़ इनपुट छोड़ दे सकते हैं उसमें। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, पूरी कन्वर्सेशन ही भेजेंगे, कन्वर्सेशन की एक समरी बनाएंगे छोटी सी 4 लाइनों 5 मिनट, वो भेजेंगे ताकि उसका पुरानी बात क्या होती है वो भी समझ में आ जाए और मेमोरी भी ना भेजना पड़े। तो समरी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी मेमोरी है, लॉन्ग टर्म। समरी कौन सी होती है दोबारा बताएं, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपकी अगर आपके दोस्त से 1 साल से बात चल रही है, आप उस दोस्त की बातचीत की समरी बना रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म बोलिए, क्योंकि वह समरी हर बार अवेलेबल है, हर बार पढ़ी जा सकती है। लेकिन आपकी और आपके दोस्त की 1 साल की बात कोई नहीं पढ़ सकता। अगर आप वो समरी मुझे देंगे मैं भी समझ जाऊँगा क्या बात चल रही थी, किसी को भी देंगे समझ जाएगा, लेकिन आप किसी को पूरी चैट देंगे समझेगा, कभी नहीं समझेंगे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ये मतलब है। तो इसका मतलब एलएलएम जो है ये भी यही कर रहा होगा, ये हर बार पूरे 5 टोकन नहीं भेज रहा, ये क्या करेगा हर बार कन्वर्सेशन को समराइज करता है और पूरे 5 टोकन। क्योंकि अब प्रॉब्लम है ना, अगर मेरी बातचीत चल रही है तो 5 + 5 + 5 कितने सारे टोकन हो गए। उसने क्या करा, उसने एक समरी बना ली 10 टोकन में, तो बस 10 टोकन एडिशनल जाते, पूरी चैट नहीं जाती। ये स्मार्टनेस भी इसकी डेवलपर की, एलएलएम की स्मार्टनेस नहीं। एलएलएम तो बोला मुझे इनपुट दो आउटपुट लो, आपकी मर्जी कोई भी इनपुट दो, आपका मसला है वो, आप हिस्ट्री दो, आप लॉन्ग टर्म बनाओ शॉर्ट टर्म बनाओ, आपका मसला। आप डेवलपर हो, आप रखो कहीं भी, आप मुझे बस इनपुट दो मैं आउटपुट दूंगा, मुझे आपसे लेना देना कोई नहीं, मैं आपको नहीं जानता। इसको बोलता है स्टेटलेस, मतलब वो आपको नहीं जानता, हमारा स्टेटलेस, उसके बाद कोई जगह नहीं है डेटा रखने की। अगर इस टेबल के ऊपर कोई जगह नहीं हो रखने की, कोई भी सामान का बोलेंगे स्टेटलेस। अगर इसका सामान रखने की जगह है तो ये स्टेटफुल। वो जो आपका फंक्शन का रिटर्न आता है, फंक्शन कॉल करा आपका मैंने, यस सर, रिटर्न आता है, यस। वो रिटर्न आपको क्या देता है, स्टेट देता है, मतलब डेटा देता है। अगर आप रिटर्न को वेरिएबल में रखवा लेते हो क्या हो जाता है, स्टेट। वेरिएबल में रखवा दे क्या हो जाता है, स्टेटलेस हो गई चलेगी, समझ रहे हो। तो वही ऑप्शन यहाँ पर। यहाँ तक तो बात कितने लोगों को ये बात समझ में आई है मेमोरी वाली। तो उसका मतलब सारा जो कंट्रोल है वो डेवलपर के पास है, एलएलएम के पास इतना काम है इनपुट और आउटपुट। उसने अपने पास डेटा रखा हुआ है, सवाल समझ के जवाब दे सकता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। ना वो मेमोरी रखता है, ना वो आपको जानता, ना वो किसी को जानता, कुछ नहीं करता। एज अ डेवलपर आप बनाओगे एजेंट और वो एजेंट ये सारे काम करेगा। इसका मतलब हम जो ChatGPT की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोडिंग होगी, सारी एलएलएम अलग है और ChatGPT की एप्लीकेशन अलग है, दोनों मिलाकर हमें मिलेंगे, समझ रहे हैं। तो ChatGPT की प्रोडक्ट ने वो सारे काम अलग करे हैं और पीछे एलएलएम अलग है। हमें लगता है वो एलएलएम कर रहे हैं, नहीं, एलएलएम को सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा है, बाकी हम ChatGPT की एप्लीकेशन कर रहे हैं, उनके कोड ने वो मैकेनिज्म लिखा है। अब हम कहते हैं हमें एज अ डेवलपर हम आते हैं, हम अपने एनर्जी बेस यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने घर पे क्या क्या चीज़ें खुद से पढ़नी है वो टॉपिक बता रहे हैं। आप लोगों ने पेन यूनिवर्सिटी लर्न एजेंटिक AI पे स्टेप नंबर 1 पाला, जिसका नाम है AI एजेंट फर्स्ट। जब आप इसमें स्क्रॉल करेंगे इस तरह टॉप से आएंगे तो आपके पास एजेंट आएगा, एजेंट की हेडिंग
ये क्या बता रहा, दीज आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट आर प्री कॉन्फ़िगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एक्सेस टू टूल लाइक वेब सर्च or even safely agent can generate response and decide which tool call based on the context. और उन्होंने हाई लेवल डेफिनेशन लिखी हुई है, आसान जबान में ये है कि एक कोड है जो कोड एलएलएम को कॉल करता है, उसके ऊपर जो जवाब आता है, जवाब अगर डायरेक्ट आता है तो आपको बता देता है, अगर जवाब में टूल कॉलिंग आता है तो उस फंक्शन को कॉल करता है, फिर एलएलएम से बात करता है, फिर टूल कॉलिंग करता है। जब तक टूल कॉलिंग होती रहती है एलएलएम और उसकी बातचीत चलती रहती है, जैसे जवाब आता है वो आपको दोबारा दिखा देगा, वो लूप चलता रहता है। इसका मतलब ये डेफिनेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ में क्या है, अगर एक से ज़्यादा एजेंट हो, एक एजेंट होगा जो बोलेगा मैं हूँ एक्सपर्ट क्या करने में, वेबसाइट बनाने में, एक एजेंट होगा मैं हूँ एक्सपर्ट क्या करने में, बैकएंड बनाने में, एक एजेंट होगा मैं हूँ डिज़ाइन बनाने में एक्सपर्ट। हमने क्या करा, एक मैनेजर के नाम से एजेंट बना दिया। पहला सवाल कहाँ जाएगा, मैनेजर के पास, क्या बनाना है, बैकएंड बनाना है। मैनेजर क्या डिसाइड करेगा, मैनेजर बैकएंड कौन बनाएगा, ये वाला एजेंट। उसको हैंड्स ऑफ बोलते हैं, मतलब मैं मैनेजर, मेरे पास आप आया, आपने कहा मुझे बैकएंड बनवाना है, मैंने कहा बैकएंड इंजीनियर तो ये है, मैंने आपको काम भेज दिया इनके पास, इसको बोलेंगे हैंड्स ऑफ। काम मुझे नहीं मिला, मैंने इनको हैंड्स ऑफ कर दिया। अगर किसी ने कहा मुझे फ्रंट एंड बनवाना है, वो एक्सपर्ट है फ्रंट एंड के, मैंने उनको हैंड्स ऑफ कर दिया। तो एक को बनाया कम्युनिकेशन ताकि लार्ज स्केल पे काम कर सकें, 6-7 एजेंट हो और वो आपस में डिसाइड कर रहा हूँ काम कौन करेगा। वो बोलेंगे इसके एक्सपर्ट तो तुम करो, इसका एक्सपर्ट तो तुम करो, इसके एक्सपर्ट तो तुम करो। तो ये हैंड्स ऑफ है। खुद होगा तो खुद कर लेगा, फिर हैंड्स ऑफ नहीं करेगा, और किसी और का काम होगा तो उससे करवा देगा। समझ रहे? गार्डियल क्या है, गार्डियल इन शॉर्ट बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस के ऊपर डेटा वैलिडेशन करी थी। यस सर। वैलिडेशन क्या करी थी, इनपुट क्या आ रहा है या आउटपुट क्या जा रहा है, करी थी नहीं करी थी? यस सर। कितने लोगों को पता है डेटा वैलिडेशन क्या होती है? ओके। करी थी ना? यस सर। वही काम ये करता है, इनपुट क्या आ रहा है और आउटपुट क्या जा रहा है उसको देखना। आप जो डेटा वैलिडेशन कर रहे थे, आप कर रहे स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, ये भी वही कर रहा है, साथ साथ ये सिमेंटिक भी कर रहा है। सिमेंटिक मतलब ये भाई हैं इसके फ्रंट एंड के एक्सपर्ट, मैं इनके पास आऊँ बोलूँ यार वो आजकल कोई सोशियोलॉजी का सवाल पूछ लूँ, अब इनका जवाब तो नहीं है ना, मैं इनसे आगे पूछूँ यार ये बाहर गर्मी हो रही है क्या करना है, इनका जवाब है वो। तो गार्डियल क्या करेगा, इनपुट को देखेगा, बोलेगा भाई गलत आदमी से गलत सवाल, रिजेक्ट। गार्डियल के पास भी, गार्डियल भी एक एजेंट है, आपस की बात, ये भी एक एजेंट है। जाहिर सी बात है, एजेंट नहीं हो तो काम कैसे करेगा। ये भी एजेंट है, ये भी एलएलएम के पास जा रहा है, उसको बोल रहा है ये सवाल, वो बोल रहा है मेरे पास कौन एक्सपर्ट है, बैकएंड यूआई का एक्सपर्ट है, उससे ये सवाल पूछा जा रहा है, बताओ सही है गलत है। एलएलएम बोलेगा यूआई के एक्सपर्ट से सवाल क्या पूछना है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, गलत है, फॉल्स, उसको फॉल्स देगा, उसको रोक देगा। फिर वो आएगा यूआई का एक्सपर्ट है, सवाल क्या है, मेरी वेबसाइट का डिज़ाइन बनवाना, सवाल सही है, भेज दो। मतलब क्या है, गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड क्या कर रहा है, आने जाने वाले को नजर रख रहा है। गार्डियल की दूसरी एग्जाम्पल क्या है, जो हम स्टेयर्स पे चलते हैं, सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियों के साथ में वो लगा होता है, गार्ड रेस लगा होता है, इससे गिरते नहीं है। गार्डियल का मतलब होता है कि अपनी हदूद में रखना, हदूद से बाहर नहीं आओ, भाई का काम फ्रंट एंड का, इससे दूसरी बात नहीं करना। समझ रहे हैं? भाई से फ्रंट एंड की बात करो, दूसरी बात करोगे तो काम वो सवाल का जवाब पहुँचेगा नहीं, सवाल पहुँचेगा लेकिन जवाब नहीं आएगा, क्योंकि गार्डियल क्या करेगा, उसको रोक देगा। वो बोल सवाल तो पहुँच गया अंदर, और सवाल को छोड़ के समझ लोगे यार ये क्या है, मुझे क्या पता बाहर क्या है। फिर वो देखेंगे कि यूज़र को गार्डियन मना कर चुका है कि भाई आप जाओ, एट अ टाइम सवाल पहुँच जाएगा, लेकिन पहले गार्डियन उनको बाहर भगा चुका हो। गार्डियन का मतलब है डोमेन में रखना, डोमेन से बाहर नहीं आने देना। मतलब स्टेयर सीढ़ियों पर आप जा रहे हो, सीढ़ियों में रखना, उससे बाहर नहीं आ सकते। आपको गार्डियन लगाओ, ब्लॉकर लगाओ, आप उधर नहीं करोगे, डोमेन में रखना। तो जिस बंदे की जो एक्सपर्टीज है उससे वो पूछो, बाकी वो नहीं करके दे। अगर इनके गलती हो गई, वैलिडेटर तो लगा सकते हैं ना, गलती ना हो ना। अगर हमने बोला भाई मुझे किसी ने कहा इस स्टेयर से ऊपर जाओ, ऊपर जाते जाते मैं इधर निकल गया सीढ़ियों से, गार्डियन लगाएंगे ना। एक सवाल है सिंपल, हम घर पर हैं कि हम किसी बिल्डिंग में गए, हमने कहा हमें ये काम करना है, उसने कहा ये काम करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, ये सीढ़ियाँ इससे चढ़ो फर्स्ट फ्लोर, यही बोला ना उसने मुझे। मैं गया फर्स्ट फ्लोर पे, पहुँच गया, लेकिन अब फर्स्ट फ्लोर पे जाते जाते स्टेयर्स से मैं इधर चले गया बीच में, तो क्या होगा, मैं गिर जाऊँगा। तो वो गार्डियन क्यों लगाया, हम ये नहीं बोले कॉमन सेंस है यार, कोई सीधा जाएगा तो क्यों जाएगा। अगर हम सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं
तो उस पर वो गार्डियन क्यों लगा हुआ है? कॉमन सेंस है, जाने वाला ऊपर जाएगा तो कौन जाएगा? क्यों लगा हुआ है? सेफ्टी के लिए। कि अगर कोई गलती से जाए तो वहां से रुक जाएगा। गार्डियन लगा हुआ है सीढ़ियों पे, वो जाने नहीं देगा। तो ये वैलिडेटर हम लगाएंगे कि गलती से किधर रुक जाए तो हम उसको वहीं रोकते हैं, डोमेन में रहे, जाने ना दें। तो ये हमारी सिक्योरिटी है, गार्ड हमने बिठाया। तो गार्डियन मतलब एजेंट। तो ये गार्डियन का एजेंट और हमारा एजेंट एक साथ चलते हैं। इनके पास भी क्यों नहीं गई, गार्डियन के पास भी, गार्डियन ने वहीं से मना कर दिया। जब इनके पास आई, ये जवाब देने का सोच रहे थे, लेकिन इनका जवाब देने का फायदा नहीं, क्योंकि वो मना हो चुका। क्योंकि सीढ़ियों पर भी आप एक साथ जाओगे और सीढ़ियों पे गार्डियन भी एक साथ लगा होगा। अगर मैंने ये कहा कि गार्डियन पहले है, बाद में पहले गार्डियन के पास सवाल किया, फिर इनके पास सवाल जाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्योंकि इससे आपको लगेगा कि बैरियर है, बैरियर खुलेगा तो मैं इंटर होऊंगा, और बैरियर जब तक बंद है मैं इंटर नहीं हो सकता। बल्कि गार्डियन तो सीढ़ियों के साथ चल रहा है, तो उसका मतलब साथ साथ बंदा स्टेयर्स पे जाता जा रहा है, साथ साथ गार्डियन लग गया, मतलब साथ साथ सवाल उनके पास भी गया, साथ साथ गार्डियन के पास भी गया। जैसे गार्डियन को समझ में आया सवाल गलत है, तो उसने वहीं से हमें वापस भेज दिया। मतलब उसने कहा इधर नहीं जाओ, वापस आपको जाना तो आप पड़ जाओ, उधर नहीं जा सकते। नहीं, साथ लगा हुआ ना, सीढ़ियों के साथ चल रहा है ना, हमारे साथ है, वो हर वक्त साथ है। हम जहाँ जा रहे हैं हमारे साथ एक जो ना गार्डियन चल रहा है, वो हमें डायरेक्शन से लेस नहीं होने देगा, डोमेन से बाहर नहीं आना देगा। वो कह रहा है जहाँ हो आप नहीं जाओ, इधर उधर हो गया तो मैं आपको मना कर दूँगा। समझ रहे हैं? तो पैरेलल है जी। इनपुट के अलावा आउटपुट पे भी गार्डियन, आउटपुट पे भी लग सकता है, इनपुट पे भी लग सकता है। इनपुट का गार्डियन मतलब यूजर के सवाल के ऊपर गार्डियन, आउटपुट पर गार्डियन मतलब एलएलएम के जवाब के ऊपर गार्डियन। हम टाइम एलएलएम का भी दिमाग खराब हो सकता है ना, पूछा कुछ दे कुछ रहा है, उसको वहीं पर रोक दो, भाई ये नहीं करना। इसकी एग्जाम्पल और भी आती है। इसकी एग्जाम्पल ये आती है कि अगर किसी ने सवाल करा और एलएलएम ने जवाब दे दिया, अब हमने देखा कि सिक्योर इन्फॉर्मेशन जा रही है हमारी, हम रोक देना कि भाई ये थोड़ी बताना है, ये तो राज खुल जाएगा हमारा, तो कुछ भी हो सकता है। ट्रेसिंग क्या होती है? आप लोगों ने नेक्स्ट की एप्लीकेशन चलाई थी, नीचे लॉक्स बनते हुए देखे जहाँ पे सर्वे चल रहा होता है, यस सर। उसको बोलते हैं लॉक्स। वो क्यों होते हैं? उसको अगर कोई एरर आए ना वहाँ नजर आ जाता है। तो ट्रेसिंग मतलब यही होता है कि उन एरर पे नजर रखो, ट्रेस करो उनको, वो मुझे बताओ। ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है? उन पर ऑब्जर्व करो उनको, क्या एरर आ रहा है। तो जब हम अपना एजेंट चलाते हैं तो उसके भी लॉग्स बनेंगे, तो उसको देखने को, उसको ऑब्जर्व करने को ट्रेसेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी बोलते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इन केस कोई क्रैश हो जाए, बोले एजेंट चलते चलते बंद हो गया, हमें क्या पता एजेंट बंद हो गया, हम कहाँ देखेंगे? ट्रेसिंग पे कोई एरर तो नहीं आया, मतलब अच्छा एजेंट पे एरर आ गया, तो उसको सॉल्व करो। तो ये तो हर एप्लीकेशन का पार्ट है, ऑब्जर्वेबिलिटी एंड ट्रेसिंग। ये तो कोई भी एप्लीकेशन चला लो उसका पार्ट है। एजेंट क्या है, समझ में आ गया? एजेंट जो भी आपको पूरी बात बताइए, हैंड्स ऑफ। एक एजेंट दूसरे एजेंट को काम दे सकता है, गार्डियन अपने साथ इसने ब्लॉक लगाया हुआ, आप इधर तक नहीं जाओ, डोमेन में रहो, ट्रेसिंग उसके लॉक्स। आपने घर जाके इन चारों चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है, समझ कर आना है नेक्स्ट क्लास में। एक काम, पहला काम क्या दिया है मैंने आपको, रिपीट करें? के बारे में ठीक है। दूसरा काम, आप जब इस पर टॉप पर आते हैं तो सबसे पहला स्टेप है यूवी का। यूवी क्या है आपके पास? जैसे हमारे पास पैकेज मैनेजर है। क्लास में करवा दिया सर ने यूवी? एक बार करवाया था सर। जिन लोगों ने यूवी कर लिया वो अपना एड्रेस करें। इंस्टॉल करवाया था। यूवी का अगर शॉर्ट में कहूँ, सिंपल है, मैं करके यहाँ पर शॉर्ट में दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन पे मैंने यहाँ पे कहा फ्राइडे क्लास। अब मुझे यहाँ एक प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने यहाँ पे CMD ओपन करा। CMD पे मैंने कहा यूवी डाउनलोड होगा पहले ना, डाउनलोड होने के बाद ये काम है। यूवी इनिट और प्रोजेक्ट का नाम क्या लिखें? चैटबॉट। मैं लिख रहा हूँ, मैंने क्या बनानी है, एक लॉजिस्टिक एजेंट। ठीक है, मैंने इंटर कर दिया, ये एजेंट तैयार हो गया। अब मैं लॉजिस्टिक एजेंट में जा रहा हूँ और VS कोड ओपन कर रहा हूँ।
फायदा क्या हुआ, यूवी से पूरा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया। सही है यहाँ पर ये स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अपना कोड लिख सकता हूँ। अब कोड को देखना मैं क्या कोड लिखूँ, बड़ा कोड से। आप ये देखें, मैं सिर्फ एक एजेंट इंस्टॉल करूँगा। मैं यहाँ पर आया टर्मिनल में, क्या इंस्टॉल करा मैंने, इंस्टॉल यूवी तो ऑलरेडी है ना, ओपन AI एजेंट SDK। अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने यूवी के पास, यूवी से प्रोजेक्ट बना लिया, इसके बाद हेलो एजेंट पे आते हैं, स्टेप नंबर 4 पे किसी भी नाम से एजेंट पे चले जाते हैं, हेलो एजेंट पे। हमारे पास यहाँ स्टेप्स रखे हुए हैं, ओपन AI ये पैकेज इंस्टॉल होगा ओपन AI एजेंट्स का। और अगर ये पैकेज मेरे पास है तो मैं एजेंट बना सकता हूँ। एजेंट कैसे बनेगा, मैं लिखूँगा फ्रॉम से क्या गेट करूँगा, एजेंट। और दूसरे नंबर पे पहले तो हम उसका नाम लिखेंगे, जो उसका नाम है एक्चुअली, उसका नाम है वहाँ पे एजेंट्स। इंपोर्ट करेंगे एजेंट की क्लास और रनर की क्लास, दो चीज़ें हम इंपोर्ट करेंगे। नीचे आके हम क्लास बनाएंगे और इस क्लास में हम कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का, जो हम सपोज कर रहे हैं। अभी के केस में हम एजेंट को डायरेक्ट बना लेते हैं विदाउट क्लास। मेरे पास ओपन AI होगी पहले से, और अभी के केस में हम डायरेक्ट बनाते, ये हमारा एजेंट ऐसा बनता है। सिर्फ एक हमें इंपोर्ट करना है एजेंट को, और ये बन गया। लेकिन एजेंट अभी चलेगा नहीं है, एजेंट का नाम रखना है, नाम हमने रख दिया अपने पास टेस्ट एजेंट। एजेंट की डिस्क्रिप्शन रखनी है, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, इंस्ट्रक्शंस क्या होगी, हमें एजेंट को बताना है वो किस चीज़ का एक्सपर्ट है, वो क्या है, उसको अपने बारे में तो बताओ ताकि वो काम अच्छा करे ना। हमने कहा यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, ये बता दिया ताकि उसको पता लगे भाई मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा हेल्पफुल असिस्टेंट हूँ, मुझसे जो भी सवाल करता है मैं उसका जवाब देता हूँ। बस अभी फिलहाल ये दो चीज़ें, नेम और इंस्ट्रक्शन। दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, नीचे हमें यहाँ पर एक आउटपुट के नाम से वेरिएबल बनाना है, और उसमें क्या करना है, एजेंट डॉट रन। एजेंट कौन है, मेरा वेरिएबल रन। 3 तरह के रन होते हैं, एक होता है रन, एक होता है रन सिंह, एक होता है रन एसिंग। अभी हम खाली रन चला देते हैं या रन सिंह चला देते हैं। रनर से अच्छा, सॉरी, रनर डॉट रन सिंह, ये होता है एक्चुअली 11:45। रनर की क्लास ऊपर आएगी। एक्चुअली इन्होंने क्या करा, उन्होंने एजेंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। इन्होंने कहा एक एजेंट का ऑब्जेक्ट और एक एजेंट को रन करना, इन दोनों का हम अलग अलग रखना है, क्योंकि रन में लगता है लूप लगेगा ना, जो हमने डिस्कस करा था, और एजेंट तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो 6 एजेंट मतलब 6 लूप लगाया, बड़ा परेशानी हो जाएगी ना। तो उन्होंने कहा रनर अलग है, एजेंट अलग है, तो जितने आपके एजेंट हो आप इस रनर से चलवाओ, दोनों का अलग अलग कर दिया। एक एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट, रनर कौन है, लूप, वाइल लूप लगा। रनर वाइल लूप और एजेंट क्या है, ऑब्जेक्ट। एजेंट मतलब डेटा रखा हुआ है, रनर मतलब उस डेटे के ऊपर काम कर रहा है। सही, दोनों का अलग अलग क्यों पता है, क्योंकि एक से ज़्यादा एजेंट होते हैं, आर्किटेक्चर बनाना ईजी हो जाता है।
हमने क्या करा, रनर को रन सिंक, मतलब रनर को चला रहे हैं, उसको बोलना सिंक्रोनस वे में चलाओ। और आगे हमने क्या कहा, हमारा कौन सा एजेंट है, स्टार्टिंग, पहला एजेंट बताएंगे ना, स्टार्टिंग एजेंट क्या चला हमने, रनर डॉट रन सिंक। इसमें क्या पास करा, स्टार्टिंग एजेंट, मतलब मेरे एजेंट का नाम ये है जो पहला वाला, क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकता है, अभी तो एक ही है, फ्यूचर में ज़्यादा हो तो स्टार्टिंग एजेंट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या देना, इनपुट। इनपुट कौन है, यूजर ने जो सवाल पूछा, हेलो हाउ आर यू, ये इनपुट है। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो इसका आउटपुट इसमें आएगा, और इस आउटपुट में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। प्रिंट कराते हैं मुझे आउटपुट के साथ डॉट लगाना होता है, और मैं क्या लिखता हूँ, फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर ये एट्रीब्यूट है जिसमें एक्चुअल आंसर रखा हुआ होता है, तो मैंने डायरेक्ट वही आंसर प्रिंट करवाऊंगा। ये सिंपल सा कोड है। इस कोड में कोई बात आपको एज अ डेवलपर माइंडसेट से समझ नहीं आएगी। अगर देखा जाए तो 4 लाइन में 3 लाइन में एजेंट तैयार हो जाएगा, वरना नॉर्मली कितना सारा कोड लिखना पड़ता है। 3 लाइन में एजेंट तैयार हो जाएगा। लेकिन इस कोड में भी एक चीज़ की कमी है, वो कमी कौन है, एजेंट विदाउट LLM चल सकता है, चल भी गया तो डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन तो LLM लेगा। एजेंट एक कोड है, वो तो डेवलपर में भी लिख लेता, हमने लाइब्रेरी इस्तेमाल करी। असल में इंटेलिजेंस LLM के पास है, जब तक LLM पे इनपुट नहीं जाएगा तो एजेंट को क्या पता क्या करना है। इफ एल्स तो हम भी लगा रहे हैं, इफ एल्स में तो जब चलेगा जब एज चीज़ आएगी, एजेंट को क्या पता क्या करना है, समझ रहे। अब इसमें हमने LLM का नाम नहीं बताया, LLM का नाम हमें बताना पड़ेगा। अब बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट के केस में ओपन एआई है। इन्होंने क्या करा है, क्योंकि ये ओपन एआई यूनिवर्सिटी की चीज़ है, तो उन्होंने ये करा हुआ है कि अगर आपके पास ओपन एआई का पहले से LLM का मॉडल है तो आपने कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट चलाओ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन एआई के पास चली जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ओपन एआई की वेबसाइट पर आते हैं और वो क्या है, पेड है, और एटलीस्ट कितने डॉलर आपने मिनिमम देने, $5 आपने मिनिमम ओपन एआई को पे करने पड़ जाएंगे, फ्री अवेलेबल नहीं है। 1200 अब ओपन एआई पे हम आएंगे तो इसकी यहाँ पर आते हैं, platform.openai.com के नाम से मैंने एक वेबसाइट खोली है, platform.openai.com। यहाँ पर मेरे पास प्राइसिंग है, यहाँ पर मैं लॉगिन भी कर सकता हूँ, सारी चीज़ों के प्राइस आ रहे हैं। प्राइस जो ये चार्ज करते हैं टोकन बेस करते हैं, इन्होंने हर टोकन के हिसाब से प्राइस है। टोकन मतलब जो मेरा इनपुट जा रहा है उसको वो टोकन पता लग गया ना कैसे बनता है, उसके हिसाब से काउंट करता है, वैसे चार्जेस करते हैं, कितना बड़ा इनपुट कितने पैसे। और ये लोग इनपुट और आउटपुट के अलग चार्ज करते हैं। इनपुट में हो सकता है इतना बड़ा सवाल भेजो, मैं अभी देखा था हिस्ट्री भेज रहा था, मैं इतनी बड़ी हिस्ट्री भेज रहा हूँ, आउटपुट में 4 लाइन वाला जवाब दे रहा है, तो आउटपुट के अलग चार्ज करते हैं और इनपुट के अलग चार्ज होता है। सीन यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट और आउटपुट की प्राइस। मेरे केस में मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी मैंने ओपनएआई की API की बाय करी में, तो मुझे तो ये लोग डायरेक्ट API की देते हैं। API की क्या होती है, किसी की API मैंने एक्सेस करी, उसका पासवर्ड क्यों, क्योंकि API पेड है, फ्री नहीं है। तो अगर मैंने की बनाई वो तो पूरी दुनिया इस्तेमाल करेगी। पासवर्ड मतलब ताकि मैं अपनी API इस्तेमाल करूँ, आप अपनी सब अपनी, उसको हम बोलते हैं API की। मेरे पास क्या होता है, ओपन ये इसका डैशबोर्ड है और मॉडल की वो आगाज आ रही होती हैं जो मैंने परचेजिंग करी हुई। डैशबोर्ड पे हम आ गए, नीचे पेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं पेज अपनी बना सकता हूँ।
नज़र तो नहीं आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। स्टोरेज यूज़ करेंगे हम, कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड है, क्या चीज़ पूछ रहे थे? स्टोरेज कंपोनेंट वगैरह मिलते हैं ना, इस डैशबोर्ड से मैं अपनी एक की बना सकता हूँ। जैसे नेट जैसे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पे करने पड़ेगा पैसों पे और मिनिमम $5 पे करने पड़ेंगे। $5 भी बहुत है ना, ऐसे खत्म नहीं होंगे 3 महीने तक आपके। $5 भी इतने होंगे कि 3 महीने 2 महीने आप चला लो आराम से और अच्छी खासी टेस्टिंग हो जाएगी। और ओपन एआई का प्रोग्राम भी है, वही कहता है अगर आप मुझसे डेटा शेयर कर रहे हो तो मैं आपको फ्री में बहुत सारे टोकन दूंगा मिलियंस में, आप उसको अगर स्टार्टअप प्रोवाइडर या डेवलपर इस्तेमाल करो। अगर आप उनसे डेटा शेयर करो बस वो अलाउ करवाना होता है, उसकी पूरा प्रोसेस है, वो आप देख लेंगे। ये बात तो समझ आ गई। लेकिन आप कहना फ्री वाला कोई तरीका है क्या? फ्री वाला तरीका ये है कि जेमिनी, ये गूगल का, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, जिसका नाम है गूगल AI स्टूडियो। गूगल AI स्टूडियो में जब आप जाओगे, ये ना गूगल AI स्टूडियो, ये आपको एक API की देगा। उस API की मदद से आप क्या कर सकते हो, जेमिनी का मॉडल चला सकते हो और ये फ्री API की देता है, तो आपको बगैर पैसों के भी काम चल जाएगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है, अगर $5 की ओपन API की खरीद ली भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि $5 कितने बनते हैं हमारे, BIS 5 PKR 1400 तो 1500। भाई एक प्रॉब्लम आपको होगी, आपको कार्ड चाहिए होगा, 1500 तो होंगे, कार्ड नहीं होगा, तो कार्ड होगा तो वो पे कर देंगे। तो $5 की पे की भी बहुत चलती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके बदले में। 1500 रुपये भी नहीं, जिसका तो आप आने में किराया लगाते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कार्ड की, कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा? 2 जगह से आपको डेबिट कार्ड मिलेगा। पहला, अगर आप पायोनियर पे जाएं, एक अकाउंट ओपन करें और आपके पास कोई क्लाइंट है, आप उसको बोले मेरी पेमेंट पायोनियर में करो, तो आपको पायोनियर में कर देगा डॉलर्स में। वो पायोनियर आपको देगा वर्चुअल कार्ड मतलब वर्चुअल डेबिट कार्ड। वो $1 का कार्ड होगा, आप कहीं भी चलाओगे चलेगा। लेकिन अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, पायोनियर का अकाउंट तो बना लोगे लेकिन उसमें पैसे नहीं आ सकते। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ नया पे, सादा पे के नाम से पाकिस्तान में स्टार्टअप्स हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास अकाउंट खोलो और वर्चुअल कार्ड देते हैं, उनका आप पैसे जमा कराओ और वर्चुअल कार्ड मतलब वो कार्ड आपके लैपटॉप मोबाइल में रहेगा, उसका नंबर आप इस्तेमाल करके पाएंगे। बस उनको कॉल करके ओपन कराना होगा कि भाई मुझे अमेरिका की एक कंपनी के अंदर चार्जेस करने हैं डॉलर्स में, तो आप ओपन कर दो, तो ओपन कर देंगे। मतलब कॉल की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक उन्होंने कोई तरीका बताया, मतलब कॉन्टेक्ट का कोई सर्विस या इनेबल करने का तरीका बताया। ये समझ में आ गया? अब हमारे केस में हम क्या जा रहे हैं, ओपन एआई SDK इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडिशनल काम कर रहा हूँ, मैं इसको VS कोड पे मुझे एक API की बनानी पड़ेगी यहाँ पर और उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपको तरीका यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये वाला कोड लिखा है अभी हमने, सेम कोड लिखा है, एजेंट बना, रनर बना और उसका फाइनल आउटपुट आया। 3 काम है। एजेंट मतलब ऑब्जेक्ट, एजेंट मतलब क्या, एक बार बताएं, बाकी लोग जो खाओ, एजेंट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट में डेटा रखा, मतलब एजेंट की इंफॉर्मेशन रखी। रनर मतलब एजेंट का लूप, जिसमें उस ऑब्जेक्ट को रन करके सारा काम कर रहा है, जो भी सारे काम है। फ्यूचर में एक से ज़्यादा एजेंट होंगे, सेम रनर इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये एजेंट इटसेल्फ क्या है, क्लास। ये क्लास किसने बनाई, ओपन एआई एजेंट SDK ने बना के रख दिया, हम इंपोर्ट करके चलाते हैं। रनर क्या है, रनर भी एक क्लास है, ये किसने बनाई, ओपन एआई एजेंट SDK ने बनाया, उसको चला के। क्लास कौन होती है, क्लास के होने से क्या बनता है, इंस्टेंस बनता है क्लास का। तो यहाँ पर आपको लग रहा है क्लास कॉल होगी, इसका इंस्टेंस बन रहा है, नजर आ रहा है? यस सर। ऐसे ही होता है, क्लास ऐसी कॉल होती है। अब अगर मैं ये कहूँ कि रनर भी एक क्लास है, तो क्या रनर क्लास के साथ डॉट लगा के तो मेथड चल सकता है? आपने कभी देखा है क्लास के साथ डायरेक्ट डॉट लगा के मेथड कॉल करो, या उसका स्टेंस बना के मेथड कॉल करते हो? कितने लोग कह रहे हैं क्लास का स्टेंस बना के मेथड कॉल होता है? और कितने लोग कह रहे हैं क्लास को डायरेक्ट डॉट लगा के मेथड कॉल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक ही बात नहीं है। क्लास हमें 2 तरीके के मेथड देती है, एक देती है इंस्टेंस वाला मेथड जो हम नॉर्मली बनाते हैं, और एक देती है क्लास लेवल मेथड। वो क्या होता है, वो क्लास के डायरेक्ट डॉट लगा के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्लास वेरिएबल होते हैं ऐसे क्लास मेथड भी होते हैं। तो जो रन सिंक है ये कौन है, ये क्लास का अपना मेथड है।
क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास का मेथड डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं बगैर ऑब्जेक्ट बनाए। तो सीधे मैंने कहा था अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आती आप पार्ट ऑफ फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इतनी सी बात आपको नहीं समझ में आएगी। कितनी सिंपल सी बात है, क्लास के अंदर मेथड है, क्लास का अपना मेथड है, और ये क्या है, इंस्टेंस बन रहा है, और यहाँ पर इंस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर मेथड का रिटर्न इसके अंदर आ रहा है, और जो भी रिटर्न आ रहा है उसको हम डॉट लगा के फाइनल आउटपुट एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है तो जैसे मैंने इस पर हाईलाइट करा था आपको खुद ही कोड क्लियर हो गया था कि रनर के नाम से क्लास बनी हुई है, उस रनर की क्लास में रनसिंग का क्लास लेवल मेथड बना हुआ है, और उसमें ये सारे पैरामीटर एक्सेप्ट हो रहे हैं। पहला पैरामीटर है एजेंट, दूसरा पैरामीटर है इनपुट की जाए। नोटिस करो कॉमा देखो, चलिए एजेंट कौन है, एजेंट का नाम हमने ऊपर क्योंकि एजेंट के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है इसीलिए हमने इसको दिया हुआ। मेरे केस में देखिए मैंने क्या यूज़ करा है, पोजिशनल आर्गुमेंट यूज़ करें, की वैल्यू आर्गुमेंट यूज़ करें। की वैल्यू आर्गुमेंट मैंने इस शुरुआत से मांगा है, मैंने कहा एजेंट का नेम और सेक्शन जो कि यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर आ रहा है स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट में मैंने क्या भेजा क्यूरी, स्टार्टिंग एजेंट में क्या भेजा एजेंट का नाम, और यहाँ पर क्या हुआ है पोजिशनल आर्गुमेंट इस्तेमाल हुआ है। पहले में एजेंट का नाम, दूसरे में इनपुट। पता है ना पोजिशनल आर्गुमेंट और की वैल्यू आर्गुमेंट में क्या फर्क है? यस सर। ये दोनों कैसे कॉल हो रहे हैं, दोनों चलते हैं एट अ टाइम? यस सर। चला के देखें किसने? यस दोनों चलते हैं, यहाँ पर दोनों चल रहे हैं। कीवर्ड के बाद पोजीशन नहीं दे सकते, पोजीशन के बाद कीवर्ड दे सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामर हो। तो आपको आज से कोई भी एजेंट का कोड नजर आए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब किसी और ने कोड करा हुआ हम खाली इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नहीं पता हाउ, हमें नहीं पता व्हाट, हमें पता रनसिंग इस्तेमाल करना, हमें नहीं पता उसके पीछे क्या चल रहा है। तो होगा क्या नुकसान कि आप कहीं जाके इंटरव्यू देंगे और आपको कभी भी नहीं रखेगा, बोलेगा आप बगैर देखे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डेवलपर हो, आपको खाली इस पर हाईलाइट करती पूरी कहानी क्लियर, खुद ही आपके माइंड में कोड डेवलप हो गया, अच्छा पीछे ये कोड लिखा हुआ बगैर देखे। फिर भी आप अगर देखना चाहते हो, आप बोलते भाई मुझे देखना है, तो आप क्या करो, ओपन एआई एजेंट एसडीके लिखो, यहाँ पर इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप आओ, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। एजेंट पढ़ना है यहाँ से पढ़ो, रनर पढ़ना है यहाँ से पढ़ो, जो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। एजेंट पर हम आ जाते हैं, तो देखिए सारी एजेंट की चीज़ें लिखी हैं, सॉरी एज इट इज। रनर एजेंट पे आ जाते हैं, देखिए रनर की चीज़ें लिखी है। अच्छी बात क्या है ना, कोड भी लिख के दिया हुआ है। अगर आप अपनी कोडिंग अच्छी करना चाहते हो, आप चाहते हो प्रोफेशनल डेवलपर के साथ बैठ के काम करो, तो ओपन एआई एजेंट एसडीके ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे अपना सारा कोड लिखा हुआ है। उनके डेवलपर बड़े अच्छे डेवलपर हैं, सिलिकॉन वैली के डेवलपर, तो उनके डेवलपर ने देखिए कितना साफ सुथरा कोड लिखा हुआ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ रनर पे क्लिक करूँ, ये देखो उनका ये रखा हुआ रनर। अगर आपको मालूम है आप डेवलपर हैं, मेरा स्टार्टिंग एजेंट यही कॉल करा था हमने, यही कॉल करा था ना, नीचे आ जाता है रन सिंह में, हमने ये कॉल करा था, रन सिंह नीचे होगा। एक मिनट, ये करा था रनसिंग में, सॉरी नजर आ रहा है स्टार्टिंग एजेंट? यस सर। स्टार्टिंग एजेंट की और टाइप क्या लिखी हुई है उन्होंने? एजेंट। एजेंट की क्लास, एजेंट की क्लास में आगे क्या लिखा हुआ है? टी कॉन्टेक्ट। टी कॉन्टेक्ट, ये क्या होता है? एक्स कॉन्टेक्ट। ये होता है जेनेरिक्स, जो आपने नहीं पढ़े। अब हम एजेंट एसडीके की पढ़ाई करते करते जेनेरिक्स और डेटा क्लासेस ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से दो टॉपिक पढ़ेंगे? जेनेरिक्स एंड डेटा क्लासेस, क्योंकि इन्होंने बहुत इस्तेमाल करेंगे बहुत ज़्यादा। दूसरे नंबर पे कौन सा वो है हमारे पास? इनपुट। इनपुट में क्या आ रहा है? स्ट्रिंग या लिस्ट। अब मुझे पता है इनपुट कौन सा जो एलएलएम के पास जा रहा है। स्ट्रिंग तो समझ में आता है, लिस्ट क्यों दिया इन्होंने? सोचो। हिस्ट्री के लिए, क्योंकि हमने कहा
इनपुट जब हम देते हैं तो हमें हिस्ट्री भी तो देखनी होती है, एलएलएम को याद थोड़ी रखता है, हिस्ट्री पेजिंग को लिस्ट बनाएंगे, पहला मैसेज, दूसरा मैसेज, तीसरा, चौथा, पांचवा लिस्ट में देखेंगे और इसने यहाँ पर लिस्ट होती है, मतलब इसने कहा दोनों में से कोई भी आ सकता है। हिस्टेरिक का क्या मतलब है? हिस्टेरिक का मतलब है इस हिस्टेरिक के बाद जो भी चीज आएगी वो क्या होगी, क्या होगा, कीवर्ड आउटपुट होगा और पोजीशन आउटपुट नहीं होगा। हिस्टेरिक के बाद जो चीज आएगी कीवर्ड आउटपुट। अब आप डेवलपर हो तो आपको हिस्टेरिक का मतलब पता है, अगर नहीं पता तो अभी भी आपने फिर से नहीं पढ़ा पैटर्न है। कॉन्टेक्स्ट, मैक्स टर्न हुक, रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग क्या है? ये रन कॉन्फिग वो जरिया है जिसमें हम अपना जेमिनी का एलएलएम बताएंगे। नॉर्मली हमने कहा ओपन एआई का बाय डिफॉल्ट कहाँ जाती है, ओपन एआई पे, लेकिन हम देना ओपन एआई के पैसे हम नहीं दे सकते, हमें दूसरी एपीआई कॉल करनी है, दूसरा एडेंट कॉल करना है, दूसरा एलएलएम का मॉडल कॉल करना है। हमने कहा हम कौन सा कॉल करेंगे, जेमिनी। अब हम इसको कैसे बताएं जेमिनी? तो उसने कहा रन कॉन्फिग की मदद से आप मुझे बता सकते हो कि आप दूसरे मॉडल पे जा रहे हो, आप इसका खाली कोड इस्तेमाल कर रहे हो, मॉडल किसी और का। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। हम एक स्टेप आगे आ रहे हैं। ये तो नोटबुक है, नोटबुक का नाम क्या है, लर्न एजेंटिक एआई। उसके बाद है स्टेप नंबर 1 ये एजेंट फर्स्ट, उसके बाद है हेलो एजेंट। हेलो एजेंट के बाद क्या है, हेलो एजेंट डॉट जुपिटर नोटबुक की फाइल जो रखी है। अगर आप इसमें आओगे टॉप पर तो उन्होंने क्या करा, पहले नंबर पे उन्होंने क्या स्टोर करा है, ओपन एआई एड्रेस की डिपेंडेंसी स्टोर कर दी। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या करा है,